गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं लैंडस्केप इकोलॉजी का। ठीक है, ये यूनिट 3 हम लोगों की ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, तो कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स उनको आज कवर कर लेंगे। ये टॉपिक पहले तो सिलेबस में क्लियरली मेंशन था आपके, लेकिन जो रिवाइज सिलेबस था उसमें इसको मेंशन तो नहीं किया गया, बट इस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी पढ़ाई थी, तो उसी से कुछ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत सरल सा है, कुछ नहीं, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं क्या है। द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लैंडस्केप। है ना, कोई लैंडस्केप जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हर तरह के मालूम, कुछ फॉरेस्टेड एरिया, कुछ ग्रासलैंड एरिया, कुछ ओपन एरिया, जो पूरा आपको दिखाई दे, दैट इज ऑल व्हाट वी कॉल लैंडस्केप। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लैंडस्केप इज कॉल्ड लैंडस्केप इकोलॉजी। यानी किसी लैंडस्केप के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन की जब आप स्टडी, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, उसका उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो सब स्टडी करते, तो वो पार्ट बन जाता है इकोसिस्टम लैंडस्केप इकोलॉजी। द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ ईच लैंडस्केप इज यूनिक। हर लैंडस्केप एक दूसरे से अलग अलग होता है, एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शंस ऑफ ए वैरायटी ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग एबायोटिक, बायोटिक, नेचुरल डिस्टर्बेंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। तो कोई भी जगह पे अगर कोई लैंडस्केप आपको दिखाई दे रहा, तो दैट इज अ टोटल सम ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, है ना, बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक, ऑल सब मिल के डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे कैसा लैंडस्केप आपको देखने को मिल रहा है। Climate and geology interact to define the landform, determining pattern of drainage, erosion, and deposition. And this all will have feature the type of vegetation will grow over there. Like for example, you see that Mansunaram or Cherrapunji, which gets maximum rainfall. But despite getting maximum rainfall, because the water is not retained, so those areas still remains water stress areas. है ना, तो जो जियोलॉजी हो गई, जो ड्रेनेज पैटर्न हो गया, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लैंडस्केप ऑफ दैट एरिया। लैंडस्केप होता क्या है? लैंडस्केप इज ए स्पेशली हेट्रोजीनियस एरिया। ध्यान दीजिएगा, लैंडस्केप इज ए स्पेशली हेट्रोजीनियस एरिया, अ मोज़ेक ऑफ एलिमेंट्स रेफर टू एज पैचेस। ठीक है, तो ये पैचेस, ये सब मिला के ये पूरा लैंडस्केप कहलाता है। पैचेस क्या हो गए? पैचेस आर द एरियाज दैट आर मोर और लेस होमोजीनियस कंपेयर्ड टू देयर सराउंडिंग्स। जैसे इस वाले डायग्राम पे ध्यान दो, ये पूरा लैंडस्केप है जहाँ पे ये ग्रीन से आपको कुछ पैचेस दिखाई गए। पैचेस की बात करिए, जैसे ना, और ये ब्लैक कलर की बाउंड्री के अंदर देखिए तो एक जैसा एरिया, जैसे एक बड़ा सा डिफॉरेस्टेड आपके पास लैंडस्केप है, इसमें बीच बीच में कुछ फॉरेस्ट एरियाज के लैंडस्केप्स, कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स बाकी हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पूरा आपको फॉरेस्टेड एरिया, ट्रीज मिलने, बाहर की ओर ऐसा नहीं है ना, बाहर डिफॉरेस्टेशन हो चुका, कहीं पे ग्रास, कहीं पे कुछ कैसी कंडीशंस होंगी, बट इसके अंदर की बात करें तो पूरा होमोजीनियस स्ट्रक्चर है। तो पैचेस आर एरियाज दैट आर मोर और लेस होमोजीनियस कंपेयर टू देयर सराउंडिंग। क्या मैट्रिक्स की बनी हुई है? द कम्युनिटीज दैट सराउंड अ पैच कॉन्स्टिट्यूट इट्स मैट्रिक्स। तो हम लोग अभी बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे थे लैंडस्केप होता है क्या, क्या चीज़ों का लैंडस्केप बना होता है। ठीक है, तो लैंडस्केप की अगर हम लोग बात करें, इट इज ए स्पेशली हेट्रोजीनियस एरिया, अ मोज़ेक ऑफ एलिमेंट्स रेफर टू एज पैचेस। यानी लैंडस्केप में ढेर सारे पैचेस हैं। पैचेस अपने आप में क्या होते हैं? पैचेस आर एरियाज विच आर मोर और लेस होमोजीनियस कंपेयर टू देयर सराउंडिंग्स। अगर पैच की बात करें तो जैसे यहाँ मान लिए फॉरेस्टेड एरिया, तो इस पैच के अंदर सब फॉरेस्टेड ट्रीज होंगे, बाहर का एरिया भले इससे डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक है, द कम्युनिटीज दैट सराउंड अ पैच कॉन्स्टिट्यूट अ मैट्रिक्स। जो बाहर का एरिया है जिसमें पैचेस एम्बेडेड है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स बोल रहे हैं। These patches differ from their surroundings. They vary in size. कोई पैच छोटा, कोई पैच बड़ा होगा, and size and shape, and are embedded within the matrix of surrounding patches, from which they are often separated by distinct boundaries. मैट्रिक्स और पैच के बीच में ये ब्लैक कलर की बाउंड्री शो करी गई है ना, जो जो पैच और मैट्रिक्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। बाउंड्रीज क्या हो रहे हैं? दीज आर द प्लेसेस वेयर एजेस ऑफ वन पैच मीट्स द एज ऑफ अनदर एडजेसेंट पैच। या जैसे इस बाउंड्री के इस तरफ पैच है, उस तरफ मैट्रिक्स है, या हो सकता है इसी से जुड़ा हुआ एक पैच और बना दें, तो बाउंड्री विल सेपरेट टू पैचेस ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो बाउंड्रीज जो है वो सेपरेट कर रही हैं इसकी आउटर लिमिट को किसी भी पैच की। मैट्रिक्स वो एरिया जिसमें पैचेस एम्बेडेड हैं, मैट्रिक्स हेट्रोजीनियस है कंपेयर टू जब हम लोग पैचेस की बात करते हैं। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ पैचेस टू ईच अदर इन्फ्लुएंसेस। ध्यान दीजिएगा, जितना पैच एक दूसरे के नज़दीक होंगे,
The proximity of patches to each other influences the ability for interactions among patches to occur. है ना, जितने नजदीक होंगे उतने ज्यादा इंटरेक्शंस के पॉसिबल हैं उन मेंबर्स, उन पैचेस में जो इंडिविजुअल्स, जो भी फॉना एंड फ्लोरा रह रहा है उनके बीच में, एंड दिस इज कॉल्ड देयर कनेक्टिविटी. For example, the proximity of patches influences the ability of individuals or propagules to disperse between patches. जितना पैचेस एक दूसरे के नजदीक हो उतनी पॉसिबिलिटी है कि एक पैच से कुछ स्पीशीज मूव करके दूसरे में चली जाए, सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, जितनी दूर होंगे उतनी गुंजाइश कम होती चली जाएगी. One feature of the landscape that can increase connectivity, many a times patches despite being present at distance can be connected to each other by corridors. है ना, जैसे अभी लास्ट वाले डायग्राम में आपने ध्यान दिया हो, इस वाले डायग्राम देखिए, नीचे वाले देखिए, अब ये दो पैचेस हैं विच आर कनेक्टेड बाई कॉरिडोर, कॉरिडोर से कनेक्टेड है, तो यहाँ के ऑर्गेनिज्म कॉरिडोर के थ्रू यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ वाले कॉरिडोर के थ्रू इधर आ सकते हैं. So one feature of the landscape that can increase connectivity is the presence of corridors, which are routes that facilitate movement between patches. Corridors के through एक पैच से दूसरे पैच में organism move कर सकते हैं. Often these corridors are strips of habitat or cover that are similar to the patches they connect. Corridors का जो वेजिटेशनल टाइप्स होगा वो पैचेस के जैसा ही होगा, वही उसी के एक्सटेंशन ही एक तरह से होता है. Landscapes are therefore comprised of three main elements. तो किसी भी लैंडस्केप हम देखें तो तीन मेन फीचर्स हो गए, एक तो पैचेस हो गया, दूसरा बाउंड्रीज हो गए, फिर कॉरिडोर्स हो गए जो कनेक्ट कर रहे हैं. एंड ऑल आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स. ऑल किस में प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट है. पैचेस, बाउंड्रीज, पैचेस सराउंडेड बाय बाउंड्रीज, if they are separate and connected to each other through then corridors, and they all are embedded in a heterogeneous what we call matrix. Different landscapes differ in the configuration of these elements. Therefore, it is important to describe landscape structure in terms of pattern of patches, corridors, and boundaries. How we define these elements of the landscape, however, is dependent on the organism or process that is being examined. अब जरा इसी डायग्राम पे जाके मैं फिर से एक तरह से एक्सप्लेन करूं. जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म पैचेस में रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैट्रिक्स जो है वो अदर इन्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है, उनके लिए पैचेस इज देयर नेटिव इन्वायरमेंट और मैट्रिक्स इज देयर आउटसाइड इन्वायरमेंट. तो एक तरह से आप कह सकते हो उनके लिए मैट्रिक्स जो है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है. तो जो ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनके लिए ग्रासलैंड मैट्रिक्स और फॉरेस्ट पैच है, और वाइस वर्सा कर दिए. जो ऑर्गेनिज्म ग्रासलैंड में रह रहे हैं उनके लिए ग्रासलैंड पैच है और ये जो फॉरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा. बात समझ में आ रही है सबको? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के पर्सपेक्टिव से आप सोचिए, जो जहां रहता है उसके लिए वो होमोजीनियस चीज होगी, तो बाहरी चीज वो हेट्रोजीनियस, वो डिफरेंट चीज हो रही है ना. तो फॉरेस्ट स्पीशीज के लिए ये पैच हो जाएगा और ग्रासलैंड स्पीशीज के लिए, जिसको आज हम मैट्रिक्स बोले हैं, वो पैच हो जाएगा. तो वही वाली बात अभी यहाँ इस सेंटेंस में हम लोग बोल रहे थे कि how we define these elements of landscape, how it is dependent on the organism or processes that is being examined. मतलब ऑर्गेनिज्म को ऊपर डिपेंड करके किसको आप पैच बोल रहे, किसको आप मैट्रिक्स बोल रहे हो. अभी हम लोगों ने बोला पैचेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू कॉरिडोर्स, वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है. The degree to which the landscape facilitates or impede the movement of organism amongst the patches is called लैंडस्केप कनेक्टिविटी. जिस हद तक लैंडस्केप पैचेस के बीच इंडिविजुअल्स के मूवमेंट को अलाउ करता है वो उस लैंडस्केप की कनेक्टिविटी कहलाता है. देयर आर टू कंपोनेंट्स टू लैंडस्केप कनेक्टिविटी. एक तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गया, फंक्शनल कंपोनेंट हो गया. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब क्या होगा? इट रिलेट्स टू फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ हैबिटेट. मतलब फिजिकली क्या स्पेस पॉसिबल है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके. जैसे अभी उन्होंने बोला मान लो दो फॉरेस्टेड एरिया है, तो बीच में एक पैच ऑफ फॉरेस्ट है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कॉरिडोर कनेक्ट बोल रहे हैं. अब इसके फीचर्स काफ़ी हद तक दोनों पैचेस के जैसे ही हैं. तो जो ऑर्गेनिज्म पैचेस में रह रहे हैं उनको सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन, सेम वेजिटेशन टाइप, सेम सब कुछ मिल रहा है, तो उनके लिए मूवमेंट करना ईजी होगा एक पैच से दूसरे पैच में कॉरिडोर्स के थ्रू. तो फिजिकल कनेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है. तो पहले हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी विच बेसिकली कनेक्ट्स टू फिजिकल कनेक्टिविटी. तो फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ हैबिटेट पैचेस ऑन द लैंडस्केप, that is the degree to which patches are contiguous or physically linked to one another. जिस हद तक, किस हद तक वो एक दूसरे से कॉन्टिग्यूटी में प्रेजेंट है या किस हद तक एक दूसरे से कनेक्टेड है. दूसरी बात करेंगे जिसको बोलते हैं फंक्शनल कनेक्टिविटी.
It describes the degree to which landscape facilitates the movement of organism and is a function of both physical structure of the landscape as well as the behavioral response of the organism to the structure. फंक्शनल कनेक्टिविटी इज देयरफॉर बोथ लैंडस्केप एंड स्पीशीज स्पेसिफिक. अब देखिए फंक्शनल कनेक्टिविटी में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेक्शन अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म से. फिजिकल कनेक्टिविटी के बाद भी हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म मूव करके ना जाए. ठीक है, तो फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ जरूरी है फंक्शनल कनेक्टिविटी, जहां पे वो ऑर्गेनिज्म मूव कर सके, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके. ठीक है, तो ये भी लैंडस्केप का एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि सिर्फ स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करे, इवन फंक्शनल कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करे. तब उस स्पीशीज, जो भी स्पीशीज उस एरिया को इनहेबिट कर रही हैं, उनके सर्वाइवल के चांसेस, उनके कंटिन्यू करने के चांसेस ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, फंक्शनल कनेक्टिविटी डिस्क्राइब्स डिग्री टू विच लैंडस्केप फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म and it is a function both of physical structure as well as behavioral response of the organism. क्या organism उसके utilize कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. Functional connectivity is therefore both the landscape and species specific. Landscape किस टाइप की फिजिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर सकते हैं, और स्पीशीज उसको यूटिलाइज करने के मूड में है कि नहीं. तो दोनों चीजें डिटरमाइन करेंगी फंक्शनल कनेक्टिविटी है कि नहीं है. असेसिंग लैंडस्केप कनेक्टिविटी रिक्वायर्स स्पीशीज सेंटर्ड. अब इस चीज को समझिए, स्पीशीज के संदर्भ में क्या सही है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. वही बोले कि असेसिंग लैंडस्केप कनेक्टिविटी रिक्वायर्स अ स्पीशीज सेंटर्ड अप्रोच that considers factors such as a species mode and range of dispersal and its ability to move through different types of habitat. वो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, आए हैं क्वेश्चंस इनके ऊपर. Honey and colleagues examined pattern of colonization of forest plant species on a fragmented landscape. ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा. The researchers found that for all species, the probability of successful colonization of a forest patch declined, ध्यान दीजिएगा, declined with distance from the nearest source population. है ना, सोर्स पॉपुलेशन जितनी उस फॉरेस्ट पैच की डिस्टेंस बढ़ेगी, उतने गुंजाइश कम हो जाएगी स्पीशीज यहाँ से वहाँ कोलोनाइज करने के लिए जाए. ये आपने थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोग्राफी में भी देखा था. सोर्स से अगर आप आइलैंड की डिस्टेंस बढ़ा रहे थे तो रेट ऑफ इमिग्रेशन कम होता चला जा रहा था. तो उसी संदर्भ में ये बात कही गई है. ठीक है, क्या बोला है, द रिसर्चर्स फाउंड दैट फॉर ऑल स्पीशीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल कोलोनाइजेशन ऑफ ए फॉरेस्ट पैच declined with the distance from the nearest source population. Colonization success was greater for species with seed dispersed by birds and mammals as compared to dispersed by winds or ants. क्यों? अब जो इनके द्वारा मूव करा, चूंकि उस कॉरिडोर से ही ऑर्गेनिज्म मूव करके जाएंगे, साथ में स्पीशीज को यहाँ से वहाँ ले जाएंगे. विंड्स जो है वो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी, आंट्स कभी इतना लंबा एरिया कवर नहीं करेंगी. तो यही बात जो बोले कि कोलोनाइजेशन सक्सेस was greater for species with seed dispersal by birds and mammals, क्योंकि वो they will try to reach from one patch या from source population to the designated patch through corridors. तो उनको सेम जब वेजिटेशन मिले तो आराम से मूव करते हुए चले जाएंगे. विंड्स है ना, अब जैसे ये समझ लो, मान लीजिए एक ये पैच है, एक ये पैच है, दे आर कनेक्टेड विद कॉरिडोर्स. तो जो मैमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो इस कॉरिडोर के थ्रू मूव करते यहाँ पहुँच जाएंगे. बट एयर के थ्रू जब होगा, वो तो एयर तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, कहीं भी सीड्स को ले जाएगी, तो ज़रूरी नहीं वो यहाँ पे पहुँच पाए. बट मैमल्स और इनके बर्ड्स के थ्रू पॉसिबिलिटी है कि डिस्टेंटली लोकेटेड फॉरेस्ट पैच पे कॉरिडोर के थ्रू ऑर्गेनिज्म पहुँच जाएंगे. तो कॉरिडोर्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंडस्केप इकोलॉजी. ठीक है, यहाँ पे वही डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो, जितना डिस्टेंस होगा उस आइसोलेटेड फॉरेस्ट पैच की सोर्स पॉपुलेशन से, उतनी स्पीशीज रिचनेस उसमें कम होती चली जाएगी. ये ग्राफ समझ में आ रहा है सबको? ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोलेशन, ये डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं फॉरेस्ट पैच की सोर्स पॉपुलेशन से. डिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्पीशीज रिचनेस जितना दूर हो उतनी कम स्पीशीज माइग्रेट करके पहुंच पाएंगी. तो उतना ये कर्व देखिए नीचे की ओर, लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो स्लांटेड राइट की ओर है, इधर नीचे की ओर नीचे आ रही है ना. तो ये शो कर रहा है इधर जाने पे आइसोलेशन की डिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे हो तो स्पीशीज रिचनेस क्या करी, डिक्रीज कर रही है. और वही चीज़ यहाँ डिफरेंट 5 पॉपुलेशन के लिए वही चीज़ दिखाने की कोशिश करी गई है.
ठीक है, तो ये तो आपका लैंडस्केप इकोलॉजी हो गया, जिसमें हमने पैच क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, कॉरिडोर्स क्या होते हैं, लैंडस्केप की कनेक्टिविटी की बात करी, और उसमें हम लोगों ने रोल देखा कि किस तरह से कॉरिडोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पीशीज़ के डिस्पर्सल में। और छोटी सी कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चंस आए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा हो जाता है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, है ना, आज के समय में बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है। आप भी जानते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए, है ना? वी हैव जो भी उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी थी, उसके बियॉन्ड उनको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करी, और ऑब्वियसली जब किसी चीज़ को आप उसके कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे, तो वो उसमें परमानेंट डैमेजेस हो जाएँगे। तो जब किसी एरिया को आपने इस तरह से मतलब हार्म पहुंचाया है, तो मैनी टाइम्स यू वांटेड टू रीस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल प्रिस्टीन ग्लोरी. So how that process can be carried out? There is a scientific method, and the process is what we call ecological restoration, by which we'll try to restore its, है ना, that degraded ecosystem to its जो भी पास्ट उसका तरीका था। अब इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में कई चैलेंजेस हैं, है ना? देखिए, जैसे हम लोगों ने जब इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करी, तो आपको याद है कोई भी जगह पे सक्सेशन हमेशा ऑपरेट करता है, ठीक है? तो सपोज़ जब वो इकोसिस्टम जिसको हम लोग रिस्टोर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जब वहाँ पे ओरिजिनल लैंडस्केप था, जो जो वहाँ पे ओरिजिनल इकोसिस्टम था, उस समय वहाँ का जो इकोलॉजिकल सक्सेशन की फेज़ के हिसाब से वो बेस्ट था। बट अब इकोलॉजिकल सक्सेशन इतने सालों के बाद वहाँ पे कोई और तरह की इकोसिस्टम बेस्ट सर्वाइव कर रहा है, ठीक है? और आप वाला जो था वो अभी डिग्रेड हो चुका है। अब डिग्रेड को जब आप रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आज के समय में जो बेस्ट पॉसिबल है वो रिस्टोर करोगे, कि जब वो ओरिजिनली जो था उसको रिस्टोर करने, ओरिजिनली जो था वो उस समय इकोलॉजिकल सक्सेशन के अनुसार वहाँ सही था, ठीक है? आज की वहाँ की कंडीशंस क्या हैं, उनके हिसाब से वो जो होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए सबसे चैलेंज होता है पहले ये डिसाइड करना कि आपका एम क्या है, टारगेट क्या है, आप करना क्या चाहते हो? आप ओरिजिनल जब वो डिग्रेड हुआ वहाँ तब ले जाना चाहते हो, या आज के समय में जो वहाँ पे बेस्ट सूटेड करता है उसको ले जाना चाहते हो? ये दोनों बातों का अंतर समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? ये दोनों बात आप समझ पा रहे हो, है ना? कि मान लिए 50 साल पहले आपने उस इकोसिस्टम को डिग्रेड कर दिया, और आज आप उसको रिस्टोर करने की कोशिश करो। तो 50 साल पहले मान लिए वहाँ पे जो प्रोमिनेंट वेजिटेशन टाइप था वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस था। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। और 50 साल के दौरान वहाँ पे कंडीशंस ऐसी चेंज हुई कि आज के समय वहाँ पे मोस्ट मतलब वेल सर्वाइविंग या मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस है। ड्राई था, मतलब अपोजिट, अब मुझे नहीं पता मैंने पहले क्या बोला। मैंने पहले ड्राई वाला था, अब सोच लिए मॉइस्ट वाला आ गया सपोज। तो अब आप क्या करो, रिस्टोर ड्राई को करोगे कि आज के समय जो बेस्ट पॉसिबल उसको करोगे? अच्छा, तो ये सबसे पहले तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि हमारा एम क्या है। ठीक है, चलिए अभी आगे बात करेंगे इसकी। The enormous extent of human impact on Earth has caused many to propose that we are now in the age of Anthropocene, जहाँ पे human is the most dominating species which has influenced each and every nook and corner of the earth, है ना? कोई भी इकोसिस्टम नहीं छोड़ा। और अब जस्ट देखिए इलॉन मस्क जिस तरह से सैटेलाइट आउटर स्पेस में भेज रहा है, जिस रेट पे, आई डोंट नो, थोड़े दिनों पे आउटर स्पेस में रात को सोते समय हम लोगों को सैटेलाइट्स ही दिखाई देंगे, है ना? मतलब ये लोग स्पेस में भी इतना जंक प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, और जिसका नुकसान इनको खुद भी होगा। अभी देखिए चाइना का कुछ समय पहले की बात है, चाइना का जो स्पेस स्टेशन था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अच्छा, दे ट्राई टू मतलब उसको कि कंट्रोल करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके, दे वर होपिंग कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे, वो बर्न करके वो मतलब राख में चेंज हो जाएगा, इट विल ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। बट समहाउ इट डिडंट हैपन, और वो कई जगहों पे ऐसे गिरा कि जहाँ पे लोगों को नीचे डैमेज कॉज किया। तो इतने सैटेलाइट्स सैटेलाइट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और ना उसकी वजह से मूव कर रहे हैं। इफ दे चेंज देयर टारगेट, जो भी उनका ऑर्बिट है, दे कैन एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो वी हैवंट लेफ्ट एनी पार्ट ऑन द अर्थ और आउटर स्पेस भी अब अनटच्ड। हम सबको बर्बाद करने में लगे हुए इक्वल मेहनत के साथ, ठीक है? The human have influenced ecosystems for thousands of years in many ways, but the pace, intensity and scale, है ना? पहले भाई इतने ऑटोमेशन नहीं था तो हम नुकसान कम कर पाते थे। अब तो हद से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं कि हमारे पास
टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बड़ी पॉपुलेशन है ना? हर तरह से। तो वही बात कह रहे हैं कि ह्यूमन्स हैव इन्फ्लुएंस्ड इकोसिस्टम फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन मैनी वेज, बट द पेस, इंटेंसिटी एंड स्केल एट व्हिच ह्यूमन हैव ऑल्टर्ड द प्लैनेट इन रीसेंट डिकेड्स आर अनप्रेसिडेंटेड. The local, regional, and global, जी गायब है, global transformation of ecosystem jeopardizes human well-being in numerous ways. जो हम चेंजेस इंट्रोड्यूस करें, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग सबको परेशान कर रहा है. लोकल चेंजेस की बात कर लो, ढेर सारी जगहों पे ढेर सारे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं. जैसे अभी मैंने मानसुंदरम या चेरापूंजी की बात करी कि दे गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल स्टिल थ्रू आउट द होल ईयर दे आर वाटर स्ट्रेस एरिया. या आज के समय जितने भी इंडिया में हिली एरियाज़ हैं, उत्तराखंड ले लो, हिमाचल ले लो, किस हद से लैंडस्लाइड्स हो रही है, पूरा पूरा एरिया जोशीमठ, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ठीक है, तो लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल, हर लेवल पे हम लोगों ने हर चीज़ को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करी है. कंजर्विंग स्पीशीज, इकोसिस्टम एंड अल्टीमेटली ह्यूमन will require dramatic changes to resource distribution and consumption pattern as well as slowing the human population growth rate. क्योंकि अल्टीमेटली पॉपुलेशन डिमांड पैदा करती है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर ढेर सारे मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं. अब जस्ट इमेजिन करिए, यूएस में हर्बल मेडिसिन बेचने के लिए इंडिया में ढेर सारी मेडिसिनल प्लांट्स एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गए हैं, है ना? यहाँ पे इनने ढेर सारे नियम कानून बना रखे हैं. वो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मेडिसिनल कंपनीज क्या करती हैं, ट्राइबल्स को हायर करती हैं. ट्राइबल लोगों का मूवमेंट अलाउड होता है. उन लोगों को सिखा दिया जाता है कि ये वाला प्लांट मेरे को चाहिए, वो पहुंचा देते हैं. तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है. ठीक है, तो वही बात हम लोग कर रहे हैं कि, और उसकी मेन वजह क्या, एक्सेसिव पॉपुलेशन, एक्सेसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी टू काउंटरएक्ट द एक्सटेंसिव ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल वर्ल्ड, एक तरीका क्या है कि भाई जो हम जिनको बर्बाद कर सकते हैं उनको रीस्टोर कर लें, है ना, जो डैमेज हो चुके हैं. जैसे मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था, दिल्ली में एक असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करी गई है, और वो एरिया अरावली का एक्सटेंशन है जहाँ पे एक्सटेंसिव स्टोन माइनिंग होती थी, ग्रेनाइट स्टोन ये सब, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ह्यूज ह्यूज पिट्स डेवलप हो गए थे. और चूँकि माइनिंग करी तो सॉइल कवर इज़ गॉन. माइनिंग की वजह से जो केमिकल्स, जो मिनरल्स रिलीज़ होते हैं, वहाँ पे सॉइल की जो पीएच था वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो चुका था. और उन कंडीशंस में चूँकि सॉइल कवर नहीं, पीएच चेंज हो चुका था, वहाँ पे वेजिटेशन का सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था. वेजिटेशन सर्वाइव नहीं करी तो ऑब्वियसली और कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो उसको रीस्टोर करा गया, है ना. साइंटिफिकली दे कैरीड आउट मैनी प्रोसेसेस टू रीस्टोर दैट. और उसको फिर बाद में, अब बहुत सारे, अब तो मैं जब न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूँ तो काफ़ी कुछ वहाँ पे हुआ है. जब हम लोग जाते तो बहुत बुरी हालत थी. मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो एक मतलब क्या हम लोगों ने नेक्स्ट चैलेंजेस लिए हैं, जो इकोसिस्टम हम लोगों ने डिग्रेड कर दिया उनको रीस्टोर करने की कोशिश करें. ठीक है, तो मोस्ट इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स आर मोटिवेटेड at least in part by a desire to bring back a species ecosystem और ecosystem processes, है ना. कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि पहले वाली जो स्पीशीज इनहैबिट करते हैं उनको वापस ले आए, इकोसिस्टम की जो पुरानी स्थिति थी उसको दोबारा, है ना, रिस्टोर कर सकें. तो वो एक कहीं ना कहीं एम रहता है. दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सीड डिस्पर्सल that have been compromised by human activities. Ecological restoration provides extensive economic benefits to human through ecosystem services. कि भाई अगर वहाँ पे इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाएगा तो इकोसिस्टम सर्विसेज ऑपरेट, मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने लगेगी, जो जो भी उनके ढेर सारे रोल्स हैं वो रोल्स प्ले करने लगेंगे, तो अल्टीमेटली उसके बेनिफिट तो ह्यूमन बींग्स को ही मिलने वाले हैं, है ना. तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव इकोनॉमिक बेनिफिट टू ह्यूमन थ्रू इकोसिस्टम सर्विसेज विच आर द सूट ऑफ बेनिफिट्स दैट इकोसिस्टम प्रोवाइड्स टू ह्यूमैनिटी, है ना. अभी जब कोविड आया था तो ऑक्सीजन की रेलेवेंस सबको समझ में आई थी. They range from supplying people with food, medicine, and fuel to providing important functions such as water purification, flood control, crop pollination, landslides से बचाते हैं, क्या नहीं करते हैं. Some restoration projects are funded as job creation and training programs to provide डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स. कई बार रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इस उद्देश्य से भी करे जाते हैं कि रिस्टोरेशन के नाम पे लोगों को जॉब्स मिलेगा, आपका इकोसिस्टम भी रिस्टोर हो रहा है, लोगों को जॉब्स भी मिल रहे हैं, तो सीख भी रहे हैं कैसे सब काम किया जाएगा, और
उस जॉब को करने में आप उनको रिम्यूनरेशंस इन टर्म्स ऑफ मनी प्रोवाइड करते, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। In the early years of field restoration ecology, restoration was used to refer to effort to restore ध्यान दीजिए, जो मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ ना, जो एक मतलब क्या करना है उसको लेके जो डाइकोटमी होती है, डायलेमा होता है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द फील्ड ऑफ रिस्टोरेशन इकोलॉजी, restoration was used to refer to effort to restore pre-disturbance or historical community composition, यानी डिस्टर्बेंस जब हुआ उसके पहले जो कम्युनिटी थी उसको रिस्टोर करने की कोशिश। शुरुआत में यही एम रखा जाता था, ठीक है, जो ओरिजिनल इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस के पहले वहाँ हुआ करता था, उस इकोसिस्टम को वापस लेके आना है और वो सारी इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को, प्रोसेसेस को फिर से रिस्टोर कर देना। बट आप भी समझते हैं बहुत चैलेंजिंग है। फिर दूसरा कि हर जगह कंडीशन चेंज हो रही है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही हैं, तो जो उस समय था वो ज़रूरी नहीं आज बेस्ट फिट हो, है ना? तो इन कॉन्ट्रास्ट अदर टर्म्स सच एज़ रिहैबिलिटेशन, रिक्लेमेशन एंड रीवेजिटेशन डिस्क्राइब्ड एफर्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ए डिग्रेडेड इकोसिस्टम। अब देखिए, रिस्टोर में जो प्री डिस्टर्बेंस स्टेट है उसका कर रहे हैं, और इसके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, जैसे रिहैबिलिटेट, यानी कुछ हद तक सम सॉर्ट ऑफ सेम्बलेंस ले आओ वहाँ पे। दूसरा रिक्लेम कर दो। तीसरा रीवेजिट से वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो करने लगे। पहले क्या था उससे कोई लेना देना, आज बस ग्रीनरी वहाँ पे कर दो। तो कई अलग तरीके के एम्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या कह रहे हैं, इन कॉन्ट्रास्ट अदर टर्म्स सच एज रिहैबिलिटेशन, रिक्लेमेशन and revegetation described efforts to improve the condition of a degraded ecosystem, typically focusing on species ecosystem processes and ecosystem services, such as enhancing plant productivity, reducing erosion, or improving water quality, without necessarily serving to recreate a specific community composition। है ना, आपने कोई स्पेसिफिक एम नहीं लिया कि हम ऐसा करेंगे, आपने कहा कुछ हद तक उसको कुछ ग्रीन ले आते हैं, कुछ वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेफिनेशन ऑफ रिस्टोरेशन इन द लिटरेचर इज फ्रॉम द सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। इन लोगों ने क्या डेफिनेशन दी है कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग, ध्यान दीजिएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ assisting the recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged or destroyed। assist करेंगे, ठीक है? Under this definition, the general target of restoration is a characteristic assemblage of species that occur in reference ecosystem and that provide appropriate community structure। यानी आज के समय में हमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इकोसिस्टम सोच लिया कि आज के समय में कौन कौन सी स्पीशीज वहां पे होनी चाहिए। अब जब हम रिस्टोरेशन करेंगे, हमारा एम क्या होगा, उस जो हमने रेफरेंस इकोसिस्टम रखा सोचा है उसको रिस्टोर करना, ना कि प्री डिस्टर्बेंस स्टेज पे ले जाना, क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग है। वो बहुत चैलेंजिंग है और हो सकता है वो आज के समय फिट भी नहीं हो। तो हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस इकोसिस्टम पहले इमेजिन कर लेंगे कि यहाँ पे बेस्ट क्या सूट कर रहा है, फिर उसको लाने की कोशिश करेंगे जो जो भी आपका डैमेज्ड एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है, ठीक है? तो यही देखिए डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे ओरिजिनल इकोसिस्टम मान लीजिए ये था, तो और आज के समय में डिग्रेडेड इकोसिस्टम यहाँ पे, तो एक तो तरीका है कि ओरिजिनल पे वापस ले जाओ, जिसको हम इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कहते हैं। एक कहते हैं रिहैबिलिटी, यानी कुछ हद तक उसको ठीक ठाक कर दो, अब पूरा तो नहीं ले जा पाओ, कुछ हद तक सही कर दो। दूसरा क्या, रिप्लेसिंग वन इकोसिस्टम, आज के समय में उसको किसी और से रिप्लेस कर दो, ठीक है? तो कई तरीके की आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे चैलेंजिंग है रिस्टोर करना, बट रिस्टोरेशन could be unfit, could make an ecosystem unfit, क्योंकि जो उस समय सही था जरूरी नहीं वो आज भी सही हो, ठीक है? तो ये डिफरेंट मतलब आप कह सकते हो व्यू पॉइंट्स हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को लेके। उस थ्योरी को हाँ, क्या डेफिनेशन को फिर बाद में और इसीलिए रिफाइन भी किया गया। तो द 2019 SCR इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रैक्टिस ऑफ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, अ रीसेंट अटेम्प्ट टू स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ रिस्टोरेशन डिफाइंस, अब क्या बताया गया, full recovery as the state of condition whereby all the key ecosystem attribute closely resemble those of the reference model। यानी आपने रेफरेंस मॉडल एक इमेजिन किया और उसमें जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज और फंक्शंस हो रहे तो वो अटेन हो जाए, ठीक है? रिकॉग्नाइजिंग दैट इन फैक्ट देयर इज अ रेंज ऑफ स्टेट विद इन द नेचुरल वेरिएबिलिटी रादर देन अ सिंगल स्टैटिक पॉइंट, यानी कि मतलब एक आपने यानी कि हमें ये एग्जैक्ट चाहिए, उस हद तक, उस एरिया तक आप उस कंडीशन में उसको ले जाओ
सम सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑपरेट करने लगें, कुछ इकोसिस्टम फंक्शंस काम करना शुरू कर दें, जो आपने स्टैंडर्ड रेफरेंस इकोसिस्टम डिफाइन किया बेस्ड ऑन आज के समय की स्थिति को देख के। ठीक है, तो वो आज आज के समय में इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का एम वो होने लगा है, ना कि ओरिजिनल प्री डिस्टर्ब स्टेट पे ले जाने की कोशिश। वो आप भी समझ रहे हो कि चैलेंजिंग भी और उसके फायदे भी नहीं है। There is extensive discussion about the terms used to distinguish the degree of human intervention in the recovery process. एक तो नेचुरल रीजनरेशन, पैसिव है, छोड़ दो, अपने आप चीज़ों को होने दो, बहुत समय लेगा, हो सकता बहुत ज़्यादा हद तक नहीं हो पाएगा जब आपने बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रखा उस इकोसिस्टम को। तो नेचुरल रीजनरेशन, अ पैसिव रिस्टोरेशन एंड स्पॉन्टेनियस रीजनरेशन refers to removing the degraded factors such as agriculture or grazing and allowing the ecosystem to recover. देखो इकोसिस्टम को खाली छोड़ दो, अपने आप रिकवर होने दो। जैसे कि अगर आप याद करिए, जो चेरनोबिल की जहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई थी, वहाँ पे भी उन लोगों ने तरकीब अपनाई थी कि इतने सालों तक उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो अपने आप धीरे धीरे रेडियोएक्टिविटी कम होती चली आई। कुछ एरिया में उन लोगों ने फिर ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड किए थे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर रहे थे। तो वो यहाँ पे बात करें कि अलाइंग द इकोसिस्टम टू रिकवर थ्रू नेचुरल कोलोनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स रादर देन एक्टिवली री इंट्रोड्यूसिंग स्पीशीज, यानी नेचुरल अपने आप इकोसिस्टम को ऑपरेट करने, इकोलॉजिकल सक्सेशन के थ्रू धीरे धीरे वो एरिया रिस्टोर होने की कोशिश करेगा। दूसरा हो गया असिस्टेड रीजनरेशन, जहाँ पे आप कुछ हद तक हेल्प करोगे। तो असिस्टेड रीजनरेशन इज एन इंटरमीडिएट रिस्टोरेशन अप्रोच टू फैसिलिटेट द रिकवरी प्रोसेस इन साइट्स that show some natural regeneration by taking action such as removing pest, organism or reintroducing ecological disturbance regime। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जैसे इस वाले में आपने बिल्कुल छोड़ दिया, इसमें क्या करो, कुछ आप इंटरवेंशंस भी इंट्रोड्यूस करोगे, कुछ आप हेल्प करोगे, है ना। जैसे बोले कि बाई टेकिंग एक्शन जैसे रिमूविंग पेस्ट ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए जो पेस्ट वहाँ जो इस समय वेजिटेशन ग्रो करी उसको उन पेस्ट को आपने रिमूव कर दिया। या कुछ हद तक जैसे आपको याद है इकोलॉजिकल सक्सेशन में मैंने बोला था डिस्टर्बेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा मैंने केल्दो-घाना नेशनल पार्क में ग्रेजिंग, कैटल ग्रेजिंग का एग्जाम्पल दिया था, है ना। बताया था डिस्टर्बेंस कुछ हद तक इंपॉर्टेंट होता है। तो वही वाली बात है, तो उन्होंने क्या कि जो नेचुरल इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रिजीम उसको भी वापस ला दो, कि कुछ डिस्टर्बेंस में स्पीशीज स्ट्रक्चर चेंज होती रहती है, तो वो हेल्प कर सकता है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की प्रोसेस में। तीसरा हो सकता है एक्टिव रिस्टोरेशन, कि आपने पूरा प्लान बनाया ये और ढेर सारे केमिकल्स और सब कुछ यूज़ कर करके उसको नॉर्मल करने की कोशिश करना। तो एक्टिव रिस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू रिस्टोरेशन अप्रोच वेयरबाय देयर इज एक्सटेंसिव ह्यूमन इंटरवेंशन टू एक्सेलरेट रिकवरी, ऑफन बाय रीइंट्रोड्यूसिंग मैनी और ऑल ऑफ द स्पीशीज। जैसे मैंने आपको अशोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करी, तो वहाँ पे उन लोगों ने जैसे एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स बना रखे थे, जहाँ पे ये जो एक्टिव रिस्टोरेशन इवेंट, जैसे कि मैंने बोला कि वहाँ पे पीएच इतना ज़्यादा था कि नॉर्मल प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो आर्टिफिशियल सीड की कॉन्सेप्ट पढ़ी है आप लोगों ने थोड़ा बहुत, है ना। आर्टिफिशियल सीड्स में एल्जीनिक एसिड के उसमें सीड को रखते हैं, और उस सीड को चूँकि जहाँ पे सॉइल नहीं, वहाँ तो सीड ग्रो नहीं करेगा। तो अर्ली फिर रूट्स निकलेंगी कैसे? आप भी जानते हो रूट की प्रोसेस से वेदरिंग आपको अभी मोनिका मैम पढ़ा रही हैं, तो वहाँ पे धीरे-धीरे सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है, जो फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान ऑर्गेनिक और उसका कंटेंट जैसे इंक्रीज़ करता है, नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पीशीज़ आती चली जाएँगी। ठीक है? तो आर्टिफिशियल सीड्स के थ्रू आप प्लांट को वहाँ ग्रो करते हो, और उन प्लांट्स को भी आपने बायो प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू इस तरह से मॉडिफाई किया है कि वो हाई पीएच कंडीशंस में ग्रो कर सकें। जब वो वहाँ ग्रो करेंगे, धीरे-धीरे वहाँ की सॉइल का पीएच नॉर्मल की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनिक इनपुट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो ढेर सारी चीज़ें ऑपरेट करना, वेदरिंग की इवेंट्स होने लगी है ना, तो सॉइल थिन सॉइल धीरे-धीरे सॉइल का विड्थ बढ़ती चली जाएगी। तो वो हो गया पार्ट ऑफ एक्टिव रिस्टोरेशन, ठीक है? The choice of restoration approach depends in large part on the recovery rate of the ecosystem and the specific aim of the project। आपने restoration का प्रोजेक्ट क्या रखा है, रिहेबिलिटेट करना, रिस्टोर करना, रिक्लेम करना, वो डिसाइड करेगा आप क्या करोगे, किस हद तक नेचुरल वाला छोड़ोगे कि असिस्टेड रीजनरेशन के ऊपर जाओगे, ये एक्टिव रिस्टोरेशन आपका एम है। For example, extensive human intervention is most appropriate in highly degraded system where natural regeneration would not occur within the desired time period। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, वहाँ पे फिर एक्टिव रिस्टोरेशन यूज़ करना पड़ेगा। नेचुरल रेट पे वो एरिया इस हद तक डैमेज है कि नेचुरल रेट पे वो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है एक्टिव रिस्टोरेशन या असिस्टिव रीजनरेशन के थ्रू आप उस एरिया को मदद करो। ठीक है, तो ये डिफरेंट टर्म्स से वाकिफ़ हो गए आप लोग।
रिक्लेमेशन क्या है, रिहेबिलिटेशन क्या है ना, रेफरेंस इकोसिस्टम क्या है। इतना क्लियर है सबको बच्चों? और डिफरेंट जो फिलॉसफीज हैं इसकी। इज इट ओके विद एवरीवन? क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा, इस एरिया सबसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक, मैंने बोला ना कई टॉपिक मैं आज कवर करना चाहता था। अब आ जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है। मैं इसका इकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक तो ये डेफिनेशन सबको याद है, जो हम लोग छोटे से याद करते चले आ रहे हैं ना। तो अभी हम उसकी कुछ आपको और फिलॉसफीज बताएंगे, ठीक है। तो मैनी क्लासिकल ऑथर्स रिगार्डेड अर्थ एज ए लिविंग बीइंग vulnerable to aging, illness, and even mortality following the devastation of forest clearing, soil degradation, and other activities। यानी ये सब चीज़ें अर्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिससे अर्थ की एजिंग होगी, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, वो है ना, वो सब चीज़ें। मैनी ऑफ आवर करंट आइडियाज अबाउट आवर इन्वायरमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज आर वर आर्टिकुलेटेड बाई राइटर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट 150 ईयर्स। जैसे कि अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें, देखिए पुराने समय में लोग पेड़ इनके फॉरेस्ट की, इन सब की पूजा करते थे, है ना। कि और उसका अगर आप ट्राइबल हिस्ट्रीज के हिसाब से जाओ तो उसके कई रीजंस थे। जैसे कुछ सोसाइटी में माना जाता था इन फॉरेस्टेड एरियाज में लाइक जो उन लोगों के एंसेस्ट्रल हैं वो रहते हैं, तो एक वो वजह थी उनको सेव करने की। तो बहुत सारे अलग रीजंस होते थे, बट अल्टीमेटली वो फॉरेस्ट को आप सेव करते थे, ठीक है। तो many of the current ideas about our environment and its resources were articulated by writers and thinkers in the past 150 years। We can divide the conservation history and environmental activism into at least 4 distinct stages। पहला pragmatic resource conservation, दूसरा moral and aesthetic nature preservation, तीसरा growing concern about health and ecological damage caused by pollution, and चौथा global environmental citizenship। Each era focused on different problems and each suggested distinctive set of solutions। Pragmatic resource conservation का मतलब क्या हुआ कि अपने फायदे के लिए रिसोर्स को कंजर्व करो, कि जितना आप उसको संभाल रखो उतना आपको बेनिफिट होगा, है ना। तो many historians consider the publication of Man and Nature in 1864 by geographer George Perkin Marsh as the wellspring of environment protection in North America। मतलब कि ये बुक के पब्लिश होने के बाद लोगों ने इन्वायरमेंट की चिंता करना शुरू करी। Among those influenced by Marsh's warnings were President Theodore Roosevelt, जो वहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते, and his chief conservator advisor Geoffrey Pinochet। They argued that the forest should be saved। ध्यान दीजिएगा, they argued that forest should be saved not because they are beautiful or because they shelter wild creatures of the wilderness, but only to provide homes एंड जॉब्स फॉर, मतलब अपने फ़ायदे के लिए हम लोग फॉरेस्ट को बचाएं, ना कि वो सुंदर है, ना कि उनमें और ऑर्गेनिज्म रहता है, वो एम नहीं है। इसलिए करें कि दे गिव बेनिफिट्स टू अस। रिसोर्स शुड बी यूज्ड फॉर द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो मतलब एक तरह से आप यू जस्ट कीप ऑन हार्वेस्टिंग, हार्नेसिंग दोज रिसोर्सेज एंड यू कीप ऑन यूटिलाइजिंग देम फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो ये तो कि प्रेगमेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन, मैंने बोला नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ 150 ईयर्स थिंकिंग का तरीका चेंज हुआ। पहले इस टाइप से सोचते थे, फिर सोचने का तरीका चेंज हुआ, जिसको बोलते हैं बायोसेंट्रिक प्रिजर्वेशन। ये हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? जॉन म्यूर वाज अ जियोलॉजिस्ट, ऑथर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सियरा क्लब। ही स्ट्रेनियसली अपोज्ड पिंचर यूटिलाइजेशन अप्रोच। ही आर्ग्यूड, जो यूटिलिटेरियन अप्रोच थी उसको इनने, जो पहले वाले ग्रुप की जो यूटिलिटी मतलब अपने फायदे के लिए इकोसिस्टम को यूज करना, उस अप्रोच को इनने मना किया कि वो ठीक नहीं है। ही आर्ग्यूड दैट द नेचर डिजर्व्स टू एग्जिस्ट, नॉट बिकॉज यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट, बट उसका भी तो हक है ना, ठीक है। तो नेचर डिजर्व्स टू एग्जिस्ट फॉर इट्स ओन सेक रिगार्डलेस ऑफ इट्स यूजफुलनेस टू अस। आपको फायदा हो रहा है कि हो रहा है उसको छोड़ दो, नेचर हैज इट्स ओन राइट टू एग्जिस्ट। Aesthetic and spiritual values form the core of his philosophy of natural protection। This outlook has been called biocentric preservation because it emphasizes the fundamental right of other organisms to exist। है ना, कि अदर ऑर्गेनिज्म को भी सर्वाइव करने का हक है, इसलिए हम उनके जो भी उनके मतलब घर हैं, शेल्टर्स हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं करें, ठीक है। तो लियोपोल्ड रोट ऑफ द लैंड एथिक, एक एल्डो लियोपोल्ड बड़े कॉलेजेस थे, इन्हें एक लैंड एथिक्स प्रोवाइड करी थी, बाय विच वी शुड केयर फॉर द लैंड बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग्स टू डू एज वेल एज द स्मार्ट थिंग। लैंड्स को बचाओ, क्यों बचाओ? क्योंकि ये सही है करना।
क्यों सही करना है, क्यों ये करोगे तो आपको भी तो फायदे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए लैंड को नहीं सही रखने को उन्होंने बोला कि आपको फायदा, उन्होंने बोला कि उसका हक बनता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी हम लैंड्स को प्रिजर्व करें, उनको बचा के रखें। तो ये एल्डो लियोपोल्ड की हाइपोथेसिस है। इसमें और भी चीज़ें हैं, मतलब उतना डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ। अब आ जाते हैं इन्वायरमेंटलिज्म पे, जो तीसरी कॉन्सेप्ट थी, जहाँ पे कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन से, दिस वाज द टाइम जब तक ह्यूमन ने रिसोर्स यूटिलाइज कर करके और पॉल्यूटेंट रिलीज कर करके इकोसिस्टम्स को बर्बाद करना शुरू कर दिया था, और अब उसके इल इम्पैक्ट्स दिखने लगे थे। अभी तक था कि अनलिमिटेड कैपेसिटी है, चाहे जितना अर्थ के रिसोर्स की यूटिलाइज करो, हाइपोथेसिस एक इसलिए कि हमें फायदा, और एक इसलिए नहीं उसका हक है, बट कीप ऑन डूइंग इट। इन्वायरमेंटलिज्म में रियलाइज हुआ जो हम लोगों ने अननेसेसरी या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूटिलाइजेशन अर्थ के रिसोर्सेज का किया, एक्सेसिव पोल्यूटेंट रिलीज किए, अब उनके इल इम्पैक्ट्स हमको दिखने लगे। तो हम लोगों की जिम्मेदारी, हम पहले उनको, मतलब जो इल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उनको कैसे रोकेंगे। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपको याद होगा मैंने रसेल स्प्रिंग की साइलेंट स्प्रिंग बुक का, रसेल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग बुक का नाम आपको बताया था जब मैं ग्लॉसरी कर रहा था बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस में। पेरिग्रिन फाल्कन, डीडीटी का एक एग्जाम्पल पुट किया था, याद है सबको, है ना, बात करी थी मैंने। तो साइलेंट स्प्रिंग, written by Russell Carson and published in 1962, awakened the public to the threat of pollution and toxic chemical to human as well as other species. तो इस बुक ने एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न लोगों के सामने ला के रखा कि किस तरह जो पॉल्यूटेंट हमने रिलीज किए वो हमें परेशान करें, हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। द मूवमेंट शी स्टार्टेड माइट बी कॉल्ड इन्वायरमेंटलिज्म बिकॉज its concern are extended to the include both environmental resource and pollution. Other pioneers of this movement were activist David Boer, who fought to protect public lands from industrial destruction, and biologist Barry Commoner. ठीक है, तो डेविड ब्रोअर और बैरी कॉमनर भी इन्वायरमेंटलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के हो गए along with रसेल कार्सन. Brewer introduced many of the techniques of modern environmentalism, like litigations, है ना, लोग मतलब कोई इंडस्ट्री, मतलब कॉमन पॉन्ड है, वहाँ के पानी को बर्बाद करिए, आप कोर्ट चले गए, ठीक है, कोर्ट में जाके लड़ना शुरू करा विद साइंटिफिक एविडेंस एंड ऑल। तो इट इंक्लूड लिटिगेशन, इंटरवेंशंस इन रेगुलेटरी हियरिंग्स, बुक एंड कैलेंडर पब्लिशिंग, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना ना, एंड मास मीडिया फॉर पब्लिसिटी कैंपेन्स. Very Commoner emphasized that uneven poverty and wealth, ध्यान दीजिएगा, are a root cause of environmental health risk of pollution and population growth. ठीक है, ये रूट कॉज अनइवन पॉवर्टी और वेल्थ है ना, जिन लोगों के पास वेल्थ ज़्यादा है वो ज़्यादा डैमेज कॉज कर रहे हैं, तो ये उन्होंने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया था. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बाद में और ज़्यादा पॉपुलर हुई, उसको हम लोगों ने नाम दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, है ना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कि आप डेवलपमेंटल बेनिफिट्स तो मतलब लेते रहो, बट एट द सेम टाइम इकोसिस्टम को इस हद तक डिस्ट्रॉय नहीं करो कि वो रिकवर नहीं कर पाए, मतलब आप उसको भी अलाउ करो और आप उनमें बेनिफिट्स भी लेते रहो, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी जाए. इससे पहले जो पॉल्यूशन वाली कॉन्सेप्ट है, नहीं कुछ नहीं करो, बट ये सस्टेनेबल कहता नहीं कुछ हद तक करो, है ना, आप अपने बेनिफिट्स की काम करो, बट इस तरह से करो कि इकोसिस्टम जो है इररिपेयरेबल डैमेज ना हो उसको. ठीक है, तो वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इन्वायरमेंटल थॉट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑफन डिफाइंड डेफिनेशन हमने याद करिए कि मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, या नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. ये मैंने डेफिनेशन याद करी थी अपने समय में. This definition was given in 1987 report of World Commission on Environment and Development. रिपोर्ट का टाइटल क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर. आई होप आपको याद होगा, ये ना सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी हैं. दिस रिपोर्ट इज ऑफन कॉल्ड ब्रंडरेंट रिपोर्ट आफ्टर द चेयर ऑफ द कमीशन, नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर. द ब्रंडरेंट रिपोर्ट लेड टू द पिवटल 1992 अर्थ समिट, यूनाइटेड नेशंस मीटिंग हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राजील, है ना, जिसमें सब बेनिफिट शेयरिंग, वो सब जो बेनिफिट पॉइंट्स थे उन पे डिस्कशन से स्टार्ट हुए थे, जो ह्यूमन डिस्कशंस में पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे. ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आपके यहाँ खूब क्वेश्चंस एग्जाम में आए हो, जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स. व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स? ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा. द नेचुरल वर्ल्ड सप्लाइज द वाटर, फूड, मेटल, एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज वी यूज. ठीक है, बिकॉज वी यूज सो मेनी काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, one widely used measure for evaluating resource consumption is the ecological footprint. ठीक है, तो
जो हम लोग रिसोर्सेज की यूटिलाइज कर रहे हैं, जो रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम कैसे पता करें, हम उनको जैसे उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में हम कितना हार्म प्रोवाइड कर रहे हैं नेचर को, वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट बाई डेवलप्ड बाई मैथिस वेकरेंगिल एंड विलियम रीस। किसने दी, ये भी ध्यान रखिएगा। An important footprint, an ecological footprint is a measure, ध्यान दीजिएगा, what it is a measure used to quantify the demand placed on nature by individual or by the nation। यानी कि कितनी डिमांड आप नेचर पे पुट कर रहे हो, जो रिसोर्स आपको चाहिए उनको ऑब्टेन करने के लिए। कई कई बार ऐसा भी है कि मान लो आप रिसोर्स ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हो और उतना आप हेल्प नहीं कर रहे हो नेचर को, उतनी आपकी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो फुटप्रिंट को कैसे हम करते हैं, जैसे नॉर्मली, जैसे मान लो आप 2 किलो आलू चाहिए, तो 2 किलो आलू कितने एरिया में ग्रो कर रहा है, मतलब आपके घर के आलू की कंजम्पशन 10 किलो है, तो 10 किलो के लिए आप कितनी लैंड यूटिलाइज कर रहे हो, वो आपका लैंड फुटप्रिंट एक तरह से हो गया। तो इसी तरह इकोलॉजिकल फिटमेंट हो गया कि आप कितना इकोलॉजिकल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो या कितना रिसोर्स पे यूटिलाइज कर रहे हो, उतने जो भी आपकी रिसोर्स नीड्स उनको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो an ecological footprint is a measure used to quantify the demand placed on nature by individual or by nation. Footprints are often calculated in terms of global hectare में मेजर करते हैं, of productive capacity or the global area that would be needed to support one person। एक बंदा जो रिसोर्स यूटिलाइज करा, उसको उन रिसोर्स को प्रोवाइड करने के लिए कितने हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर एरिया यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि उस आदमी की सारी रिसोर्स की नीड्स फुलफिल हो जाए। ठीक है, part of the power of this metaphor is that we can visualize a specific area of land। 1 hectare is an area of 100 meter into 100 meter, and we can use the number to compare overall consumption pattern among the countries। The term global hectare also reminds us that we are always consuming resources from around the world। ठीक है, जो आज हम रिसोर्स यूटिलाइज करें वो पूरे वर्ल्ड से हमको मिल रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन है ना, पूरे वर्ल्ड में ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करें उससे हम एक पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं। ऑन द सप्लाई साइड, अ सिटी, स्टेट और नेशंस बायो कैपेसिटी, भाई रिसोर्स हमें कितने रिसोर्स चाहिए, उसके लिए हमें कितना ग्लोबल हेक्टेयर एरिया चाहिए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गई। अब हम बात करते हैं बायो कैपेसिटी, यानी जो रिसोर्स हमारी नीड है उनको फिलफिल करने के लिए हम कितना फिलफिल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द सप्लाई साइड, अ सिटी स्टेट और नेशंस बायो कैपेसिटी रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स इकोलॉजिकल एसेट, यानी उसके इकोलॉजिकल एसेट किस हद तक प्रोडक्टिव है, वो कितना रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। These areas, especially if left unharvested, can also serve to absorb the waste we generate, especially our carbon emission from burning of fossil fuel। Online footprint calculators such as WWF footprint calculator or the redefining progress calculator, दो मेजर कैलकुलेटर के जो डेटा प्रोड्यूस करते हैं, let you assess your own footprint by answering a simple questionnaire about the consumption patterns such as electricity use, shopping and driving habits। As per latest edition, जो 2021 का latest data available है ecological footprint का, which is produced by York University, इनके हिसाब से ध्यान दीजिएगा, ये द एवरेज, ध्यान यहाँ पे देखिए, द एवरेज वर्ल्ड सिटीजन हैज एन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ अबाउट 2.7 ग्लोबल हेक्टेयर। ठीक है, जबकि वर्ल्ड की बायो कैपेसिटी, while the biocapacity is only 1.6 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन। ठीक है, तो हम लोग अनसस्टेनेबल वे में सर्वाइव कर रहे हैं कि 1.6 ग्लोबल हेक्टेयर की हमारी बायो कैपेसिटी हो, कंज्यूम हम कितना करें, 2.6 ग्लोबल हेक्टेयर का। टेक्नोलॉजिकल चेंज sometimes can reduce our footprint। For example, world food production has increased about 4-fold since 1950, mainly through advances in the irrigation, fertilizer use and higher yielding crop varieties rather than through increasing croplands। पहले के समय में जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा आप यील्ड ले रहे थे, आज के समय में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आप बहुत कम एरिया में उससे कहीं ज़्यादा यील्ड ले रहे हो, क्योंकि आपने हाई यील्ड वेराइटीज़ यूज़ कर ली हैं, आपने पेस्ट मैनेज अच्छे से कर लिया है, आपने न्यूट्रिएंट अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स भी आपको दिखाई देने लगते हैं। If a population's ecological footprint exceeds the region's biocapacity, if a population's ecological footprint exceeds the region's biocapacity, that region runs a biocapacity deficit। अगर मान लीजिए किसी एरिया की बायोकैपेसिटी कम है
और जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज़्यादा है, तो देयर इज़ अ मिसमैच, क्योंकि बायो कैपेसिटी है नहीं उतना रिसोर्स यूटिलाइज करने प्रोड्यूस करने की, और रिसोर्स यूटिलाइज अब उससे ज़्यादा करें, तो जो डिफरेंस उसको हम डेफिसिट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इफ ए पॉपुलेशन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट exceeds the region's biocapacity, that region runs a biocapacity deficit. Its demand for goods and services that its land and seas can provide, fruits and vegetable meat जो भी इसका requirement है, exceeds what the region's ecosystem can regenerate. यानी उसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, जो डिफरेंस है उसको हमने क्या बोला, बायोकैपेसिटी डेफिसिट। In more popular communications, we also call this as an ecological deficit. इसको बायोकैपेसिटी डेफिसिट या इकोलॉजिकल डेफिसिट भी बोल सकते हैं। A reason in ecological deficit meets demand by, अब चूंकि उसकी खुद की कैपेसिटी तो है नहीं उसका रिसोर्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो वो क्या कर लेगा, रिसोर्स को बाहर से इंपोर्ट कर लेगा, है ना। तो क्या हो रहा है, रीजन इकोलॉजिकल डेफिसिट मीट्स डिमांड बाय इंपोर्टिंग लिक्विडेटिंग इट्स ओन इकोलॉजिकल एसेट्स सच एज ओवर फिशिंग। अब बहुत ज़्यादा मतलब फिश आपको 100 किलो चाहिए, आपके यहाँ कैपेसिटी उतनी है नहीं, ओवर फिशिंग करो। ओवर फिशिंग का नुकसान क्या होगा, एक समय तो मिल जाएगा, बाद में फिर कुछ नहीं मिलेगा खाने को, है ना। एंड और एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। If a region's biocapacity exceeds its ecological footprint, then you have biocapacity reserve. वाइस वर्सा डेफिसिट, और अगर आपके पास बायोकैपेसिटी ज़्यादा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम है, यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम है, तो ऐसे एरिया के पास बायोकैपेसिटी रिजर्व है, इट हैज़ एडिशनल रिसोर्सेज जो इस बाद में या ये शेयर कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, बायोकैपेसिटी डेफिसिट क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं क्या है ये बच्चों, समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा मुझे याद कराओ, नहीं याद कराने की जरूरत नहीं, ये सब आपको स्पाइरल में गया, जो अलग से स्पाइरल गया उसमें सब कुछ है। आप लोगों ने देखा ये पोर्शन आपके पास है कि नहीं, आपको अब 2 बुक्स 2 स्पाइरल गए तो उसमें गया है ये। अच्छा प्लीज चेक कर लीजिएगा सभी लोग, ये रैंकिंग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसका है, चाइना का, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया 3rd नंबर पे है। अच्छा ये याद कर लीजिएगा। अब एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है थॉरोपोड की। थॉरोपोड क्या होता है, अनदर वाइडली यूज कॉन्सेप्ट फॉर डिस्क्राइबिंग रिसोर्स यूज इज थॉरोपिड। दैट इज व्हाट इज इट, द अमाउंट ऑफ मटेरियल और रिसोर्सेज दैट फ्लो थ्रू अ सिस्टम। A household that consumes abundant consumer goods, food, and energy brings in a great deal of natural resource based material that household also disposes। भाई जितना ज्यादा आप रिसोर्स यूज कर रहे हो उतना ज्यादा आप पॉल्यूटेंट रिलीज करोगे, बात समझ में आई। that household also disposes of a great deal of materials। conversely a household that consumes very little also tends to produce little waste, है ना। तो थॉरोपोड की कॉन्सेप्ट क्या हो गई कि जितना ज्यादा आप रिसोर्स यूटिलाइज करो उतने ज्यादा आप क्या कहते हैं पॉल्यूटेंट रिलीज करोगे। तो थॉरोपोड की कॉन्सेप्ट इस रेफरेंस में यूज करी जा रही है। अब बात करते हैं, अभी हम लोग बार बार इकोसिस्टम फंक्शन इन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, इकोसिस्टम सर्विस रेफर्स टू सर्विसेज और रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय इन्वायरमेंटल सिस्टम। provisioning of resources such as fuel we burn may be the most obvious service we require। अब वैसे तो बहुत सारे, अब जैसे जो मेडिसिनल हर्ब्स से जो आपको मेडिसिन प्रोवाइड या मेडिसिनल जो प्लांट्स मिल रहे हैं, तो वो भी तो इकोसिस्टम सर्विसेज का पार्ट हो गए, है ना। ऑक्सीजन मिल रही, वो भी इकोसिस्टम सर्विस का पार्ट हो गया। आपने मॉइस्चर को हेल्ड करने की कोशिश करी, वो भी इकोसिस्टम सर्विस का पार्ट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। Supporting services are less obvious until you start listing them। These include water purification, production of food and atmospheric oxygen by plants, और decomposition of waste by fungi and bacteria। सब बहुत है। जैसे सोचिए अगर बैक्टीरिया फंजाई खत्म हो जाए तो क्या होगा, है ना। रेगुलेटिंग सर्विसेज, ये सपोर्टिंग सर्विसेज का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे। दूसरा होगा रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। आपने महसूस किया है, आप एक लाइक एक सिटी में रहिए और सिटी से फिर आप आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी पे जाइए जहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा, यू सी स्टार्क डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है। तो रेगुलेटिंग सर्विसेज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, और कार्बन कैप्चर बाय ग्रीन प्लांट्स विच मेंटेन स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन।
Cultural service include a diverse range of recreational, aesthetic, and other non-material benefits. Usually we rely on these resources without thinking about them. Obviously, we do not give a thought कि कितने important रोल ये प्लांट्स हमारी लाइफ में प्ले कर रहे होते हैं. They support all our economic activities in some way, but we don't put a price on them because nature doesn't force us to pay for them, obviously, है ना. तो इसीलिए उनकी रेलेवेंस तब तक समझ में नहीं आती जब तक भारी नहीं पड़ जाता है. एक और कॉन्सेप्ट जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आए आपके यहाँ, कई बार पूछा गया, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. आई होप आप लोगों ने देखे होंगे क्वेश्चंस. जिस कॉन्सेप्ट को दिया था हार्डिन ने, ठीक है, ये पब्लिश जर्नल जिसमें ये कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रपोज करी थी. देखिए होता क्या था, इससे पहले के समय में कॉमन ग्रासलैंड्स होते जिसमें सब लोग अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते थे. क्योंकि पहले के समय में ग्रासलैंड्स बड़े थे और कैटल्स कम थे, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन कम थी. तो कॉमन ग्रासलैंड्स जो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी, जिसकी कोई केयर नहीं कर रहा, वो भी इनफ थे सभी लोगों के कैटल्स को, जो भी नीड्स है उनकी रिसोर्स नीड्स को फुलफिल करने के लिए. बट धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने लगी, कैटल्स की संख्या बढ़ने लगी. कैटल्स की संख्या बढ़ने लगी तो क्या हुआ कि वो जो ग्रासलैंड्स थे अब वो कम पड़ने लगे, इनएडिक्वेट हो गए. और धीरे धीरे मालूम कैटल्स उन लोगों को खा लिया, अब खाने को कुछ बच ही नहीं रहा है. ठीक है, अब किसी के लिए प्रॉब्लम तो सबको होगी, तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इसी को बोलते हैं. आइए देखते हैं. तो इन दिस क्लासिक फ्रेम ऑफ प्रॉब्लम, हार्डिन आर्ग्यूड that population growth leads inevitably to overuse and then destruction of common resources. जो अभी मैंने उदाहरण दिया कि कैटल्स की संख्या बढ़ी, तो जिस ग्रासलैंड जो अभी सभी के कैटल्स को इनफ फूड एंड ऑल नीड्स को फुलफिल कर, अब वो इनएडिक्वेट हो गया, और आप अभी भी उसको उसी रेट पे यूटिलाइज करो तो आप उसको ओवरग्रेज करके, ओवर यूटिलाइज करके उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे. So in this classic framing of the problem, Hardin argued that population growth leads inevitably to overuse and then destruction of common resources, such as shared pastures, unregulated fisheries, fresh water, land, and clean air. Hardin essay has influenced our ideas about resource management for decades. Hardin proposed that there are only two ways to avoid destruction. है ना, जो मैंने बोला कि जब पॉपुलेशन बढ़ी तो आप कॉमन रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर. तुमने कहा इस कॉमन रिसोर्स को बचाने के दो तरीके हैं. पहला तरीका क्या है, अ सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. भैया सबको अपना अपना एरिया, तुम्हारा ये एरिया, तुम्हारा, जब अपनी चीज होगा आदमी अपने आप केयर करेगा. ठीक है, अ सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन विच ओनर्स प्रोटेक्ट रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. कि जो अभी कॉमन ग्रासलैंड था वहाँ किसी को कोई लेना नहीं, कोई केयर नहीं करा था. अब आपको ये टुकड़ा आपका, यहाँ आप अपने कैटल्स को ग्रेज कराओगे तो फिर आप केयर करोगे, पानी डालोगे, सब कुछ करोगे आप उसके ना. दूसरा कोअर्सिव रेगुलेशन, यानी सरकार नियम कानून बता देगी हाँ यही लोग कर सकते हैं या इतनी देर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो कोअर्सिव रेगुलेशन हो गया. सरकार जब नियम बनाएगी तो आप भी जानते हो लोग फिर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इंडिया के ऊपर अप्लाई नहीं होता है. इंडिया में आज भी देख लो, अगर कोई पुलिस वाला खड़ा होगा तो बच्चा हेलमेट लगा लेगा, है ना, ट्रैफिक वाला, और ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा हो तो उसे हेलमेट को हाथ में डाल के चलेगा, है ना. जबकि सबको पता है कि हेलमेट आपके खुद के फायदे के लिए, लेकिन फिर भी आदमी हेलमेट क्यों लगाता है, पुलिस वाले से बचने के लिए. ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है कई चीज़ों को. इसके ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स क्या हैं हार्डिन की कॉन्सेप्ट के, जहाँ मैंने बोला नहीं, उन्होंने दो तरीके बोले कि या तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कर दो या कोर्सिव रेगुलेशन गवर्नमेंट का. ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट क्या थे? एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव टू हार्डिन्स फ्रेमवर्क इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी management was published by Ostrom, who won 2009 Nobel Prize in Economic Sciences. इनने क्या बोला? Ostrom and her colleagues demonstrated that ordinary people have often created rules and institutions for sustainable management of shared resources. इनका ये कहना था कि शेयर्ड रिसोर्स में ऐसे नहीं हमेशा नुकसान होता है. इससे नुकसान होगा जब किसी के कैटल को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो क्या होंगे, वो खुद सेल्फ रेगुलेट करेंगे कि भाई ऐसा है कैटल्स की संख्या कम करो, भाई ऐसा है कि सब लोग एक दिन आप पानी डालो, एक दिन हम पानी डालेंगे, ऐसे करके केयर करना शुरू करेंगे, तो सबके कैटल्स को इनफ फूड मिलेगा. 2009 में नोबेल प्राइज इनको इस कॉन्सेप्ट पे मिला हुआ है कि इनका कहना था कि शेयर्ड रिसोर्सेज को प्राइवेट लोग मैनेज करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए कि मेरी जिम्मेदारी है, अगर हम लोग केयर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला. अब देखिए ढेर सारे जैसे रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ बन जाती हैं. RDW जो है वो खुद फिर उस सोसाइटी की केयर करना, पहले कोई बॉदर नहीं करता, कोई गेट
कौन घुस रहा कौन जा रहा, फिर आरडीएस बन जाती है, वो क्या करते हैं भैया, एक चौकीदार लगा दिया, गेट बढ़िया से रोक बना दिया, तो नाम लिखवा दिया उसके ऊपर, तो अपनी चीज़ की फिर खुद केयर करना शुरू कर देते हैं, जो आज के समय में ज़्यादा लॉजिकल दिखाई भी देता है। इसी में एक और है आईपीएटी मॉडल, इस पे भी खूब क्वेश्चंस आपके आते हैं। सब मैंने बोला बहुत सारी छोटे-छोटे टॉपिक्स आज मैं कवर कर रहा हूँ, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। It is a representation of a system, describe the system as it exists, and predicts how changes in one part of the system will affect the rest of the system. कैसे, आइए देखते हैं। So that human impact on the environment are difficult to assess. 3 important factors हैं जो environmental impact को assess करने में help करते हैं। कौन-कौन से? एक तो number of people, कितनी population है वहाँ पे। दूसरा affluence, economic standard क्या है। आप भी जानते हैं जो economically affluent society होती हैं, चूँकि पैसा है, टेक्नोलॉजी है, तो वो environment को डैमेज कहीं ज़्यादा करते हैं। बट अगर वो चाहें तो रिस्टोर भी बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ्लुएंस, कंजम्पशन और अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज पर पर्सन। तीसरा, द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज यूज टू ऑब्टेन एंड कंज्यूम रिसोर्स। इसको टी से इंडिकेट किया, इसको ए से इंडिकेट किया, इसको पी से इंडिकेट किया। आई क्या होगा? इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। फॉर्मूला क्या? आई इज इक्वल टू पी ए टी। These factors are related by this relations. I is equal to P, यानी जितनी पॉपुलेशन होगी, जितनी एफ्लुएंस होगी, जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी होगी, उतना इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। In science, a model is a formal statement that describes the behavior of a system. The IPT model, which biologist Paul Ehrlich and physicist Hordon have first proposed in 1970, shows that mathematical relationship between environmental impact and the force driving them, जो अभी IPAT, I is equal to P into A into T। अच्छा, इसके ऊपर चाहे तो क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, अभी तक कभी आया नहीं है, तो बस फार्मूला याद रखिएगा, उस हिसाब से वैल्यूज सेंसिबली देख लिए क्या क्या कैसे दिया हो, मल्टीप्लाई करिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक और कवर हो गया। एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, इन्वायरमेंटल एथिक्स का। ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, आई होप ओवरबर्डन महसूस नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी मतलब सोचने का जो इन्वायरमेंटल पैराडाइम्स है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई तरीके से चेंज हुए हैं, है ना। अब जैसे इन्वायरमेंट को अभी हम लोग जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं तो आपने देखा तो शुरुआत में सोच क्या थी, यूटिलिटेरियन, अपने फायदे के लिए। दूसरी सोच के बायोसेंट्रिक अप्रोच, नहीं भाई उसका हक उसको रहने दो। तीसरा क्या हुआ, यार पॉल्यूशन बहुत हो गया है, हमें ज़रूरत है उसको सही करने की ना। चौथी क्या हुआ, सस्टेनेबल, क्या यूटिलाइज भी करो बट रिस्टोरेशन के मौके भी दो। ठीक है, तो सोचने के तरीके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हैं किसी भी सोसाइटी के, मतलब सोचने का तरीका उस समय क्या कंडीशन उनसे डिफाइन होता है। तो व्हाट इज इन्वायरमेंटल एथिक, होता क्या इन्वायरमेंटल एथिक्स, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि एथिक्स का मतलब क्या। आज के समय आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम दोगे तो उसमें भी एक एथिक्स का अलग से पेपर होता है, एथिक्स इंटीग्रिटी ऐसे करके। तो एथिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इज डिराइव्ड थ्रू द लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, तो लॉजिकल एप्लीकेशन ह्यूमन वैल्यूज से जो आपका सोचने का तरीका डेवलप होता है वो एथिक्स कहला रही है। ठीक है, तो एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी that is derived through the logical application of human values. These values are the principle that an individual or society considers important, है ना। ये जो एथिक्स हैं, ये वैल्यूज हैं जिनको कोई भी सोसाइटी इंपॉर्टेंट समझती है। ठीक है, वैल्यूज आर नॉट स्टैटिक, और ये वैल्यूज जो है जो वो समय के साथ बदलती रहती हैं। पहले के समय आप कुछ और सोचते, आज के समय आपका सोचने का तरीका कुछ और होगा, तो आज कोई और चीज़ तरीके से आप उसको इवेल्युएट करोगे। तो दीज वैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स that an individual or society considers important or worthwhile. Values are not static entities but change as societal, cultural, political, and economic priorities change. Ethics helps us determine which form of conduct are morally acceptable or unacceptable, है ना। एथिक्स जो वैल्यूज वो आपको डिफाइन करती है ना। कि जैसे आपकी कोई भी उदाहरण ले लो कि किस टाइप की ड्रेसिंग है, एक वैल्यूज है कि मतलब इस टाइप की ड्रेसिंग करनी चाहिए इस ओकेजन के लिए, तो वो डिसाइड करेगा। कोई बंदा किसी मतलब उस जिस ओकेजन वो डिसाइडमेंट उसके कुछ और ड्रेस पहन के चले आए जो सूट नहीं करती, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। तो एथिक्स हेल्प्स अस डिटरमाइन which form of conduct are morally acceptable or unacceptable, right or wrong.
Ethics play a role in whatever type of human activities involve intelligent judgment and voluntary action. When values conflict, ठीक है, देखो वैल्यूज डिटरमाइन कर रही है हमारे बिहेवियर को, बट कई बार वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उस केस में क्या होगा, व्हेन वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट, इथिक्स हेल्प अस चूज विच वैल्यूज बेटर। ठीक है, तो एथिक्स हमको वो मोरल डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज विच वन शुड आई प्रेफर। तो which value is better or worthier than other values. Environmental ethics examines moral values to determine how human should relate to the natural environment. तो environment ethics बेसिकली ये बताता है कि हम लोग environment को किस तरह से देखें, है ना, हम उसको किस तरीके से देखना शुरू करें। तो how we treat other people, animal or things can also depend on whether we believe they have inherent value or instrumental value. Inherent value क्या हो, जैसे बाइसेंटिक अपने इंट्रिंसिक राइट टू एग्जिस्ट। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या हो गया, आपके लिए कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जैसे कई बार रिलेशनशिप्स किसी या किसी बंदे के साथ आपका बिहेवियर इन दोनों से डिसाइड होता है। एक, यू शुड बिहेव परफेक्टली राइट विद दैट पर्सन, यू शुड डू इट। दूसरा हो गया कि यार आपको फायदा हो रहा है तो अच्छे से बिहेव करो, नहीं हो रहा तो इग्नोर मारो। ठीक है, तो दो अलग तरह की अप्रोचेस होगी, इनहेरेंट वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। क्वेश्चंस आए, अच्छा हल्के में ना लेना इनको। अब एक और कॉन्सेप्ट, इसको तो वर्ड व्यू कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ईच ऑफ अस हैज अ पर्टिकुलर वर्ड व्यू, एक सोचने का तरीका। वर्ड व्यू का एक सोचने का तरीका आपका। व्हाट इज वर्ड व्यू? वर्ड व्यू क्या होता है? अ कॉमनली शेयर्ड पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ आवर बेसिक वैल्यूज दैट हेल्प अस मेक सेंस ऑफ द वर्ड। यानी जो हमारी वैल्यूज हैं उससे हमने जो एक सोचने का तरीका डेवलप हुआ जिससे हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड अवर प्लेस एंड पर्पज इन इट एंड डिटरमाइन राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। सम वर्ड व्यूज शेयर सर्टेन फंडामेंटल बिलीव्स, है ना, कुछ वर्ड व्यूज के कुछ कॉमन बिलीव्स हो जाते हैं, कुछ बिलीव्स उनके बिल्कुल अलग अलग होंगे। अ वर्ड व्यू दैट इज कंसीडर्ड एथिकल इन वन सोसाइटी मे बी कंसीडर्ड इररिस्पॉन्सिबल और इवन सैक्रिलेजियस इन अनदर सोसाइटी। एक बिहेवियर जो एक सोसाइटी में सही माना जाता है दूसरे में सही नहीं माना जाता है। द फॉलोइंग आर टू एक्सट्रीम्स अपोजिंग इन्वायरमेंटल वर्ड व्यूज। पहला हो गया वेस्टर्न वर्ड व्यू, दूसरा हो गया डीप इकोलॉजी वर्ड व्यू। इन दोनों पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो दीज आर टू वर्ड व्यूज, एडमिटेडली ब्रॉड जनरलाइजेशंस आर नियर अपोजिट एंड्स। दोनों बिल्कुल अपोजिट बातें करते हैं। Of a spectrum of worldview relevant to the problem of global sustainability, and each approaches environmental responsibility in a radically different way. कैसे आइए देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू क्या कहता है, डीप इकोलॉजी वर्ल्ड व्यू क्या कहता है। वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू की बात करते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशनिस्ट वर्ल्ड व्यू इज एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड यूटिलिटेरियन। मतलब ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब अर्थ पे, और ह्यूमन की नीड्स फुलफिल होना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशनिस्ट वर्ल्ड व्यू इज एंथ्रोपोसेंट्रिक, यानी ह्यूमन बीइंग से मतलब और किसी ऑर्गेनिज्म किसी से कोई लेना देना नहीं। दैट इज ह्यूमन सेंटर्ड एंड यूटिलिटेरियन, उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। This perspective mirrors the beliefs of the 18th century frontier attitude, a desire to conquer and exploit nature as quickly as possible. The Western worldview also advocates the inherent right of individuals, accumulation of wealth, and unlimited consumption of goods and services to provide material benefit. According to Western worldview, humans have a primary obligation to humans. मतलब सिर्फ अपने लिए जो, और किसी ऑर्गेनिज्म किसी से कोई लेना देना नहीं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू, humans have a primary obligation to humans and are therefore responsible for managing natural resources to benefit human society। यानी आप नेचुरल रिसोर्स को ऐसे मैनेज करो ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ह्यूमंस को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। Thus, any concern about the environment are derived from human interest। तो अगर आप environment की बात कर रहे हो तो किस अप्रोच से कर रहे हो? ह्यूमन अप्रोच से। अगर आपको ह्यूमन को फायदा हो रहा है कि नहीं, ह्यूमन को नुकसान, आप सिर्फ इस बात पर फोकस करो और किसी से कोई लेना देना नहीं। दिस इज व्हाट वी कॉल वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू? यूटिलिटेरियन हो गया, ह्यूमन सेंट्रिक हो गया। बात समझ में आ रही है? फिलोसफिकल चीजें हैं भाई, थोड़ा थोड़ा समझते रहो। झरना समझ में आ रहा भाई? और लोग, सौरभ, ये एक एरिया रह गया था ना, तुम एक दिन पूछ रहे थे सर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
Next, look at deep ecology worldview. What is deep ecology worldview? The deep ecology worldview is a diverse set of viewpoints that dates back from 1970s and is based on work of late नाम सबके ध्यान रखना आर्ने नेस, a Norwegian philosopher. The principle of deep ecology as expressed by Ness in ecology community lifestyle, ये different उन्हें इसके व्यू पॉइंट्स दिए थे. क्या क्या है? पहला कि all life has intrinsic value. ठीक है, उनका खुद का राइट एग्जिस्ट करने का, ना कि आप इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की वजह से उनको जिंदा रखो. द वैल्यू ऑफ नॉन ह्यूमन लाइफ फॉर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूजफुलनेस दे मे हैव फॉर नैरो ह्यूमन पर्पस, है ना. जैसे कोई फिश है तो फिश को इसलिए नहीं जिंदा रखो कि आपको हार्वेस्ट करके खाना, इसलिए रखो कि फिश का राइट है सर्वाइव करने का. ठीक है. द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू द फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ. Humans have no right to reduce the richness and diversity except to satisfy vital needs. मतलब जो बहुत necessary needs सिर्फ उनके लिए आप resources को utilize करो, unnecessary मतलब खर्च करने, waste करने के लिए नहीं करो. Present human interference with the non-human world is excessive. ये deep ecology word भी मान के चलता है कि human जो जिस तरह से non-human world को disturb कर रहा है वो ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है. And the situation is rapidly worsening, है ना, क्योंकि वही ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से सब कुछ. The flourishing of human life and culture is compatible with sustainable decrease in the human population. The flourishing of non-human life requires such a decrease, है ना, कि धीरे धीरे हम लोगों को ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए ताकि एक बैलेंस मेंटेन कर सके. Significant improvement of life conditions requires changes in economic, technological, and in ideological structure. An ideological change is mainly that of appreciating the quality of life rather than adhering to a high standard of living. है ना, सादा जीवन सच नहीं, उच्च विचार वाली बात कि आप जो मिनिमम नीड्स वो आपकी फुलफिल हो जाए, ना कि आप लग्जरी के लिए चीज़ों को यूटिलाइज करो. Those who subscribe to the foregoing points have an obligation to participate in attempt to implement the necessary changes. जो इसकी मतलब ये फिलॉसफी थी डीप इकोलॉजी व्यू, उसको इम्प्लीमेंट करने में वो सब लोग मदद करेंगे. The deep ecology worldview stresses that all life forms of life have the right to exist and the humans are not different or separate from other organs. जैसे ह्यूमन को रहने का हक है वैसे और स्पीशीज को भी रहने का हक है. Humans have an obligation to themselves and to the environment. The deep ecology worldview advocates sharply curbing human population. तो all ills अगर आप बात करें तो human population, excessive population की वजह से excessive प्रेशर है रिसोर्सेज के ऊपर, ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हो, ज़्यादा पॉल्यूटेंट रिलीज कर रहे हो. तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. तो डीप इकोलॉजी वर्ड व्यू क्या है, किसने दिया, सब चीज़ें ध्यान रखना. मोस्ट पीपल टुडे डू नॉट फुल्ली इम्ब्रेस ईदर द वेस्टर्न वर्ड व्यू और द, है ना, ये दोनों एक्सट्रीम्स के हैं, तो लोगों ने बीच के पाथ पे भी निकाल दिए. The Western worldview emphasizes the importance of human as the overriding concern in grand scheme of things. In contrast, deep ecology worldview is biocentric and views human as one species among others. The planet's natural resource could not support its more than 6.67 billion humans if each consumed the high level of goods and services sanctioned by the Western worldview. On the other hand, if all humans adhered completely to the tenets of deep ecology, it would entail giving up many of the material comforts and benefits of the modern ecology. अगर आप deep ecology worldview के साथ चलोगे तो फिर आप एसी में रहना बंद कर दो, आप फॉरेस्ट में रहो, आप प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं करो, फॉर है ना नेचुरल फ्रूट्स फीड करो क्योंकि उनको, है ना, तो आज की पॉपुलेशन उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगी. तो इसीलिए एक मिडवे पाथ होना चाहिए इन दोनों व्यू पॉइंट्स के बीच का. एक और कॉन्सेप्ट जिस पे आगे आपके यहाँ क्वेश्चंस आए, आइडिया ऑफ स्टीवर्डशिप, इस पे भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं. स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लीजिए. Environmental scientists have long been concerned about religious perspectives. The idea of stewardship or taking care, मतलब आपकी जिम्मेदारी सबको संभालना, ठीक है. तो the idea of stewardship or taking care of the resource we are given inspires many religious leaders to promote conservation. In 1995, representatives of 9 major religions met in Ohito, Japan, to discuss the various traditions views of environmental stewardship. अलग अलग religion में क्या environment का मानना है.
The resulting document, called the Ohito Declaration, outlined common beliefs and responsibilities of these different faiths towards protecting the earth and its life. तो बेसिकली रिलीजियस आइडियाज से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी इन्वायरमेंट के प्रति आई, वो कॉन्सेप्ट आइडिया ऑफ स्टीवर्ड से हम जिम्मेदारी लेते हैं, है ना। और इस पर रिलीजियस सेंक्शन है इन बिहेवियर का। तो आप जानते हैं जिन चीज़ों को रिलीजियस सेंक्शन मिल जाता है वो उनके पॉपुलर होने के चांसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके इन्वायरमेंटल एथिक्स के ढेर सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने सोचे थे, क्वेश्चंस मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी तुरंत तुरंत पढ़ाया तो आप लोग भी समझ नहीं पाओगे उसको। अब क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ रह गई फिर? यस, एक और टॉपिक, इसीलिए मैंने लंबा क्लास रखा था। द टॉपिक इज बायोरेमिडिएशन। ठीक है, चलिए बायोरेमिडिएशन इसको भी आज कर लेते हैं। इन आप भी जानते हो, हाँ, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ह्यूमन की मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का एक बैड आउटकम है ना। तो अब क्या करते हैं, पहले तो डिस्ट्रॉय कर लिया, अब उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज एनी प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द एप्टीट्यूड ऑफ ए गिवन इकोसिस्टम टू सस्टेन लाइफ। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज एनी प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द एप्टीट्यूड ऑफ ए गिवन इकोसिस्टम टू सस्टेन लाइफ। There are two options if we wish to maintain the ecological health and the quality of the ecosystem services provided by different ecosystems. Conserving the remaining original pristine ecosystem पहला तो ये हो गया। दूसरा restoring, जो है उसको कंजर्व कर लो और जो बर्बाद कर चुके उसको रिस्टोर कर लो। ठीक है, तो देर आर टू ऑप्शंस इफ यू विश टू मेंटेन द इकोलॉजिकल हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट इकोसिस्टम। पहला, conserving the remaining original pristine ecosystem, and second, restoring the degraded ones. Activities that aim to repair damaged ecosystem may range from, आप local level पे भी काम कर सकते हो, आप regional level पे भी काम कर सकते हो restore करने की process में, and for efforts of benevolent volunteers, है ना। कुछ लोग मिलके अपने आप, जैसे कहीं पे मान ली लेक बहुत गंदी है, वहाँ लोग टहलने आते तो उनको लगा ये तो हम ही लोग कर सकते हैं, मिलके उन्हें लेक की सफाई शुरू कर दी, है ना। दूसरा, लॉजिस्टिकल प्रोजेक्ट ऑफ मल्टी एजेंसी, गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉन्च कर दिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड किया कि हम इसको पास साफ कराएंगे, तो उन्हें ढेर सारे, है ना, कंपनीज को मदद से काम करना शुरू करें। तो कई अप्रोचेज हो सकती हैं। बायोरेमिडिएशन होता क्या है, हाउ डू वी डिफाइन इट? One of the most important option for repairing degraded ecosystem is a set of techniques and approaches named bioremediation. Such set of technique consists chiefly in using bio है तो biological organism को utilize कर रहे हैं, तो such set of technique consists chiefly in using biological organism as an agent of extraction, accumulation and or transformation of chemical composites in order to diminish or eradicate the toxicity of the compost. यानी मान लो कोई एरिया है जहाँ पे ढेर सारे केमिकल्स पड़े हुए हैं जिसकी वजह से एरिया डिग्रेड हो चुका है। बायोरेमिडिएशन की प्रोसेस में क्या करोगे, आप एक्सट्रैक्ट कर दो, एक्यूमुलेट करके हटा दो, उसको ट्रांसफॉर्म कर दो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, ताकि वो ये एरिया उसको यूटिलाइज किया जा सके। वी हैव 4 मेजर बायोलॉजिकल एजेंट्स ऑफ बायो, जो बायो में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से ये प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं? तो वेजिटेशन कर सकती है, बैक्टीरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं, एल्गी कर सकते हैं, फंजाई कर सकते हैं। उसी तरह से उनके नाम भी चेंज हो जाएंगे, है ना। वेजिटेशन करेंगे तो बोलेंगे फाइटोरेमिडिएशन। ठीक है, तो इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ induction of the process of transformation by microorganism, 3 approaches can be considered. ठीक है, the induction of the process of, कैसे बायोरेमिडिएशन की आप शुरुआत कर रहे हो तो 3 मेजर अप्रोचेस इसमें अपनाई जाती हैं। एक को बोलते हैं बायो ऑगमेंटेशन, एक को बोलते हैं बायो स्टिमुलेशन, एक को बोलते हैं बायो इनहेंसमेंट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। अभी आगे एक टेबल टाइप की मिल जाएगी, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब आपके पास है, आपके बुक में है। बायोगमेंटेशन का
It is the inoculation at the contaminated site with microorganism selected to augment the remedial process. ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को वहां पे उस कंटेमिनेटेड साइट पे इंट्रोड्यूस कर दिया जो जो बायो रेमिडिएशन की प्रोसेस उसको ऑगमेंट कर सके, तो वो कहलाएगा बायो ऑगमेंटेशन। आपने कहा क्या, बाहर से इनोकुलेट किए, अंतर समझिएगा। बायो स्टिमुलेशन क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस टू स्टिमुलेट द डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट्स। दिस सर्विस यूजुअली फैसिलिटेट द वर्क ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वहीं पे कंडीशंस ऐसी कर दो ताकि जो वहीं के इनहेरेंट सिस्टम है वो ही इंप्रूव हो जाए, उसी को इंप्रूव कर ले, उसी की मदद से आप डिग्रेड कर लो, बाहर से कुछ भी नहीं डाल लो। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं था, आपने कंडीशंस ऐसे चेंज कर दी कि जो उसके अंदर के ऑर्गेनिज्म थे वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करके जो भी टॉक्सिकेंस उनको रिमूव कर सके। तीसरा, बायो एनहेंसमेंट। व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड, यहाँ एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कर रहे थे, यहाँ क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हो। When nutrients are provided to enhance the site for the native microorganism, furthermore, other environmental factors may be modified in order to improve the working conditions of the microorganism. ठीक है, तो बायो एनहेंसमेंट क्या है, बायो स्टिमुलेशन क्या है, बायो ऑगमेंटेशन क्या है, तीनों शब्द का मतलब समझ में आ रहा है सबको बच्चों? तीनों टर्म्स क्लियर हो रहे हैं क्या क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से वापस आ जाते हैं। तो क्या कह रहे थे हम लोग कि तीन अप्रोचेज अपनाई जाती हैं। सच अप्रोचेज माइट बी कंसीडर्ड फॉर वर्क विद इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाई मीन्स ऑफ इनोकुलेशन ऑफ एक्शन। मतलब इन तीनों में आपने देखे कर रहे थे कि जो इनहेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हीं को आप हेल्प करो या बाहर से न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर दो जो टॉक्सिकेंट्स को रिमूव करने में आपकी मदद कर सके। अब देखिए बायो रेमेडिएशन किस तरह से होती है, यहाँ पे इसमें आपको समझ में आ जाए। एक तो इंसिटू प्रोसेस है, जहाँ पे है वहीं पे आप बायो रेमेडिएशन, जहाँ पे टॉक्सिकेंट। दूसरा एक्सिटू, यानी जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ से उस डिग्रेडेड सॉइल उस एरिया को ले जाओ और कहीं और पे जाके उसको ट्रीट करो। ठीक है, तो इंसिटू में क्या हो सकता है, नेचुरल बायो रेमेडिएशन छोड़ दो, अपने आप होता रहेगा। एक हो गया इंजीनियर, जहाँ पे आप असिस्ट करो, उसके कई तरीके, जैसे बायो वेंटिंग, बायो स्लर्पिंग, बायो स्पार्जिंग, फाइटो रेमिडिएशन। एक्सिटू में क्या हो गया, इंजीनियर, मतलब आप एक्सिटू यानी जहाँ पे डिग्रेडेड एरिया था वहाँ की सॉइल उन सबको ले जाओ और कहीं और पे जाके उसको ट्रीट करो, तो वो एक्सिटू मेथड हो गया। तो उसमें हो गया बायोपाइल्स, विंडरो, बायो रिएक्टर, लैंड फार्मिंग। अभी एक एक करके सब जानेंगे हम लोग। एडवांस मेथड में नैनो रेमिडिएशन, आज के समय में हर जगह नैनो घुस गया, नैनो टेक्नोलॉजी तो उसकी आ गया। ठीक है, अब देखिए इंसिटू एक्सिटू का डिफरेंस देख लो। देखो इंसिटू वाले में क्या, ये पूरा एरिया था, यहाँ पे ये इस कंटेमिनेटेड सॉइल है, तो आपने यहीं पे उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया। और एक्सिटू में क्या हुआ, जैसे इस एरिया में कंटेमिनेट सॉइल थी, इस कंटेमिनेट सॉइल को आप दूसरी जगह पे ले गए, वहाँ जाके उस पर आप उसको ट्रीट कर रहे हो। तो ये एक्सिटू हो गया, ये इंसिटू हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही सबको? इंसिटू क्या, एक्सिटू क्या? ठीक है, आगे करते हैं। इंसिटू बायोरेमिडिएशन के कुछ मेथड्स देखते हैं। तो in situ bioremediation means that you allow bioremediation to take place while leaving the soil or water in its original location, यानी जहाँ पे डिग्रेडेड सॉइल या जो कुछ है वहीं पे उसको आप ट्रीट कर रहे हो। सम ऑफ द इन सिटू बायोरेमिडिएशन मेथड्स हैव बीन एड्रेस्ड बिलो। एक तो हो गया नेचुरल बायोरेमिडिएशन, कुछ नहीं करो, छोड़ दो ऐसे ही। The natural bioremediation has been happening for millions of years. Naturally existing bacteria and fungi or plants themselves degrade or detoxify substances hazardous to human health and the environment. Biodegradation of dead animals or decay of vegetation is a kind of natural remediation. Obviously, अगर जो dead organism के carcass को destroy ना करें, वो सब के सब वहीं पड़े रहें, तो बहुत सारी problems हो जाएंगी, है ना? तो वो एक नेचुरल बायो रेमिडिएशन का एक एग्जाम्पल हो गया। मैनेज्ड और इंजीनियर्ड बायो रेमिडिएशन क्या हो गया, अ टाइप ऑफ रेमिडिएशन दैट इनहेंसेस द ग्रोथ एंड डिग्रेडेटिव एक्टिविटी ऑफ बायो ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग इंजीनियर्ड सिस्टम दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड अदर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग मटेरियल। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे इस वाले नेचुरल वाले में आपने छोड़ दिया, और इंजीनियर्ड में क्या कर रहे हो, कुछ आप
अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करो, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करो, मतलब उनको हेल्प कर रहे हो ताकि बायोरेमिनेशन क्विकली हो सके। ठीक है, तो स्पेशली उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जो टॉक्सिक एंड आप जिसको रिमूव कर उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकें, डिग्रेड कर सकें, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें, कुछ भी करें ताकि जो टॉक्सिसिटी है वहाँ पे वो रिड्यूस हो जाए, वो एरिया यूजेबल हो जाए। तो ये एग्जाम्पल हो गए मैनेज और इंजीनियर्ड बायोरेमिडिएशन के। ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं बच्चों? ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? यस या नो में बताते रहो भाई, बताते रहे, तुम लोग जग रहे हो। ठीक है, इंसिटी का पहला मेथड हो गया वायो वेंटिंग। वायो वेंटिंग में क्या करें, वेंट माने हवा प्रोवाइड करना है ना। दिस टेक्निक हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी among others in situ bioremediation technique, especially in restoring sites polluted with light spilled petroleum product। ऐसी जगहों पे इस मेथड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दिस टेक्निक इंक्लूड्स कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, टेक्निक इंक्लूड्स कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन ऑफ एयर फ्लो by carrying oxygen to the unsaturated zone। ठीक है, देखो यहाँ से आपने इंजेक्ट किया एयर को, ठीक है, ये एयर कंटेमिनेटेड जोन है आपका, यहाँ से आपने इंजेक्ट किया और यहाँ पे आपने वैक्यूम विड्रॉल का एक बना रखा है जिससे आप एयर को खींचोगे। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर क्या है, एरोबिक बायोडिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स बाय इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जब आप एयर को यहाँ डालोगे, उस एयरेशन से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मदद करेगी, वो और तेजी से अपना काम शुरू करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, एरोबिक कंडीशंस हो रही और यहाँ से आप एक्सेस उसको रिमूव करते रहोगे, तो इसलिए बायोवेंटिंग बोल रहे हैं। तो बाय कैरिंग ऑक्सीजन टू द अनसैचुरेटेड जोन और टू इंक्रीज बायोरेमिडिएशन बाय इनहेंसिंग मूवमेंट ऑफ इंडिजिनस माइक्रोब्स इन बायोवेंटिंग, amendments are made by supplementing nutrient and moisture to improve bioremediation। तो बायोवेंटिंग में आप ये भी कर सकते हो, आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दो, है ना, मॉइस्चर प्रोवाइड कर दो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तेजी से हेल्प काम करने में मदद कर सकें, with the final goal being to produce a microbial transformation of pollutant to a safe haven। यानी माइक्रोब उस कंटेमिनेटेड चीज़ों को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दें कि वो आपके जो आपकी थ्रेशोल्ड टॉक्सिक लिमिट उसके बिलो आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया बायोवेंटिंग, सिंपल सी प्रोसेस, नाम से भी पता चल रही है। दूसरा तरीका हो बायो स्लर्पिंग। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दिस टेक्निक कनेक्ट्स वैक्यूम एनहेंस्ड पंपिंग, soil vapor extraction and bioventing to achieve soil groundwater remediation by the indirect provision of oxygen and stimulation of contaminant biodegradation। This method is intended for, कहाँ पे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, this method is intended for free product recovery such as light non-aqueous phase liquid, thus remediating capillary unsaturated and saturated zones। तरीका इसमें भी उसी तरीके का है, इसमें भी आप गैस प्रोड्यूस कर रहे हो। It can also be applied to remediate soil contaminated with volatile and semi-volatile organic compounds। अभी आगे बताते हैं। The system uses a slurp that continues into the free product layer, which draws us liquid from this layer in a very comparable to that flow that how straw draws। जैसे नहीं आप जब जूस पी तो खींचते हो स्ट्रा से, उसी तरीके से आपने क्या करना है, मान लीजिए एक ग्राउंड वाटर के ऊपर एक थिन लेयर है ऑयल की, मान लीजिए आप उसको हटाना चाहते हो, तो आप क्या करो, बायो स्लर्पिंग के थ्रू उसको, है ना, वैक्यूम के थ्रू आप एयर जब सक करोगे तो वो लेयर निकल के बाहर चली आएगी। ठीक है, तो आप इस टाइप की चीज़ों के लिए इसको यूटिलाइज कर लेते हो, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया वैक्यूम पंप दिया, लिक्विड ट्रांसफॉर्मर पंप, वैक्यूम टैंक, स्लर्प ट्यूब, इसके थ्रू आपने स्लर्प करना शो किया। ठीक है, तो जब आप खींचोगे तो एयर आएगी साथ में, जो ये आपका था लाइट नॉन एक्वस फेज लिक्विड, ये भी साथ में चला आया। यहाँ नीचे तो पानी है, ग्राउंड वाटर है, उसके ऊपर ये आपका तैर रहा था, मान लीजिए जो आपके लिए टॉक्सिकेंट था, तो उसको आपने बाहर निकाल लिया, फिर यहाँ से उसको बाहर निकाल दिया, एक्वस फेज इंटरमीडिएट उनको अलग निकाल के, तो ये एक तरीका हो जाता है। तो बेसिकली लिक्विड इस टाइप के जो कंटेमिनेशंस होते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करें। द पंपिंग मैकेनिज्म प्रोड्यूसेस द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ LANPA टू द सरफेस वेयर इट बिकम्स आइसोलेटेड फ्रॉम वाटर, उसको वाटर से अलग कर लोगे। तो ये बायो स्लर्पिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए इन सिटू के वही मेथड्स दिए, कौन सा किसके लिए यूज़ करते हैं, बायो स्पार्जिंग, बायो वेंटिंग, बायो ऑगमेंटिंग, बायो स्लर्पिंग,
है ना, आप देख लीजिएगा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे और टेक्निक्स बतानी है पहले। बायोस्पार्जिंग क्या आ गया? दिस टेक्निक इज वेरी कंपेरेबल टू बायोवेंटिंग इन दैट एयर इज इंजेक्टेड इनटू सॉइल सबसरफेस टू एक्साइट माइक्रोबियल एक्टिविटी। यही आपने बायोवेंटिंग में किया था, टू प्रमोट पॉल्यूटेंट रिमूवल फ्रॉम द पॉल्यूटेड साइट। बट अनलाइक बायोवेंटिंग, द एयर इज इंट्रोड्यूस एट द सैचुरेटेड जोन। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने ऊपर जो अनसैचुरेटेड जोन था उसमें एयर को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एयर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नीचे का सैचुरेटेड जोन, जहाँ पूरा पानी भरा होता है ना, ग्राउंड वाटर में यूनिट 4 में मैं पढ़ाऊंगा आपको। विच कैन कॉज अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देंगे टू द अनसैचुरेटेड जोन टू इम्प्रूव बायोडिग्रेडेशन। तो आपने सैचुरेटेड जोन में जब एयर बबल करोगे तो ये वीओसी जो ये ऊपर की ओर आना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड जोन में पहुंच जाएंगे। The effectiveness of biosparging depends on two significant factors, namely soil permeability, which describes pollutant bioavailability to microbe, and pollutant degradability. As with bioventing and soil vapor extraction, biosparging is comparable in operation with an almost similar technique known as in situ air sparger, which depends on high airflow rate to realize पॉलिटेंट वॉलेटिलाइजेशन, वॉलेटाइल बनाने के लिए आप तेजी से एयर को फेंकते हो। Whereas biosparging increases biodegradation. Moreover, both mechanisms of pollutant removal are not mutually exclusive for both techniques. Biosparging has been extensively applied in managing aquifer contaminated with petroleum products, स्पेशली डीजल एंड कैरोसिन, है ना। तो इस केस में क्या होगा, सैचुरेटेड जोन में आपने एयर भेजी, उस एयर के फ्लो की वजह से ये जो कंटेमिनेटेड डीजल ये सब आ जाएंगे अनसैचुरेटेड जोन में, जहाँ पे माइक्रोवेल एक्टिविटी को तो उनको आप बायोडिग्रेड कर दे रहे हो। ठीक है, तो माइनर से डिफरेंस उस पर फोकस करिएगा। तो बायोस्पार्जिंग क्या हो रहा है, समझ में आया सबको बच्चों? बायोस्पार्जिंग समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, फाइटो रेमिडिएशन, अब किससे क्या हो रहा है, रेमिडिएशन के प्रोसेस में प्लांट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो दिस टेक्निक रिलाइज ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्लांट इंटरैक्शंस, फिजिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल in contaminated sites to mitigate the toxic effect of pollutant. Depending on the pollutant type, there are several mechanisms involved in phytoremediation. अच्छा, फाइटो एक्यूमुलेशन, फाइटो एक्सट्रैक्शन, उसी तरह से टर्म्स हो जाएंगे। अच्छा, toxic heavy metals and radionuclide pollutant are mostly removed by extraction, transformation, sequestration. On the other hand, organic pollutant like hydrocarbon and chlorinated compounds are dominantly reduced by degradation, rhizomediation, stabilization, volatilization by various types of plant species. तो अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरह के फाइटोरेमिडिएशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे अगेन उन शब्दों का मतलब दिया, फायोडिग्रेडेशन क्या हुआ, प्लांट्स एंड एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, एक्सट्रैक्शन क्या हुआ, रिमूव मेटल पॉल्यूटेंट, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, वो कहाँ पे हो जाते हैं, दे एक्यूमुलेट इन प्लांट। रिमूव ऑर्गेनिक्स फ्रॉम सॉइल बाई कंसंट्रेटिंग देम इन प्लांट पार्ट्स, प्लांट्स में एक्यूमुलेट, बाद में प्लांट हटाओगे तो उनके साथ वो भी हट गया, तो इसको बोलेंगे फाइटो एक्सट्रैक्शन। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म कर दिया हाई टॉक्सिक से लेक्स टॉक्सिक में कन्वर्ट कर दिया। राइजोफिल्ट्रेशन, रूट्स का फॉर्मेशन। तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आपकी बुक में है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, और ये टर्म्स किसी पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो प्लीज़ इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, सम क्रिटिकल फैक्टर मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन पिकिंग अ प्लांट। अब कौन सी प्लांट स्पीशीज आप यूज करोगे फाइटोरेमिडिएशन, तो कई चीजें आपको ध्यान में देनी पड़ती हैं। दिस इंक्लूड्स प्लांट रूट सिस्टम, फाइब्रश और टैप डिपेंडिंग ऑन डेप्थ ऑफ पॉल्यूटेंट, है ना। पॉल्यूटेंट ज़्यादा अंदर है तो आप टैप रूट पे जाओगे, ऊपर की है तो फाइब्रश रूट को प्रेफर करोगे, इतनी तो समझ है आपको। एवब ग्राउंड बायोमास विच शुड नॉट बी एक्सेसिबल फॉर एनिमल ईटिंग, टॉक्सिसिटी ऑफ पॉल्यूटेंट टू प्लांट, जिस टॉक्सिकेंट के लिए यूज कर रहे हो, अगर वो प्लांट कोई टॉक्सिक है तो प्लांट तो मर जाएगा, तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, ग्रो कैसे करेगा। The plant survival and its adaptability to existing environmental conditions, plant growth rate, site monitoring, कहानी 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 रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है इसमें। मतलब ये बता रहे कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए प्लांट्स को जिनको हम फाइटोरेमिडिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो सारी मेथड्स हो गए इन सिटू बायोरेमिडिएशन के। अब आ जाते हैं एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन में। ठीक है, एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन टेक्निक इंटेल
the removal of the contaminated object to be treated elsewhere, जहाँ पे contaminate है वहाँ से उठा के उसको कहीं और पे ले जाओ, वहाँ जाके उसको treat कर रहे हो. For instance, in the case of material polluted by kerosene, phenol, cresol, polycyclic aromatic hydrocarbon, and semi-volatile organic compound, these technique involve excavating pollutant, यानी जहाँ पे जिस soil में वो mix up आप उसको excavate कर लो, from contaminated zone and finally transporting them to another site of treatment. अब देखो ये method तभी useful हो सकते हैं जब एरिया जो कंटेमिनेटेड छोटा हो, तब तो आप कर पाओगे. बहुत बड़े एरिया में तो कहाँ कितना उठा उठा के ले जाओगे. Ex-situ bioremediation technique are usually considered based on the cost of treatment, depth of pollution, type of pollutant, degree of contamination, geographic location, and geology of polluted site. Performance criteria also determine the selection of ex-situ bioremediation technique. Some of the ex-situ bioremediation methods are like कौन-कौन से methods हो गए? पहला हो गया बायोपाइल मीडिएटेड रेमिडिएशन. ठीक है, बायोपाइल में क्या करो, जमीन पे आप उठा उठा के जो कंटेमिनेट सॉइल है उसको ला के रख दो. ठीक है, खुला छोड़ दो ऐसे ही. तो बायोपाइल इन्वॉल्व्स एबव ग्राउंड पाइलिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सवावेटेड पॉल्यूटेड सॉइल ऑन ए ट्रीटमेंट एरिया, फॉलोड बाई, फिर क्या करोगे, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट एंड समटाइम्स फोर्स्ड एरेशन. उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल करके ताकि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी से अपना काम कर सके, उनको न्यूट्रिएंट मिलते रहें. दूसरा, एरेशन भी प्रोवाइड, फोर्स एरेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो. टू इनहेंस बायोरेमिडिएशन बाई बेसिकली इंक्रीजिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी. The components of the biopile technique are aeration system, irrigation, nutrient and leachate collection system, and treatment bed. It is most effective method in remediating pollutants such as BTEX, phenols, patch, and polymer aromatic hydrocarbon and explosives such as TNT and RDX. उनके लिए मेथड बहुत अच्छा माना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हो गया ये बायोपाइल हो गया. फिर हो गया विंडरोज, ऐसे करके रोज बना के, है ना. तो विंडो सिस्टम इज जस्ट लाइक कंपोस्टिंग, अनदर फॉर्म ऑफ ex-situ solid phase bioremediation. Windrows rely on the periodic turning of pile polluted soil to enhance aeration, which increases degradation activities of indigenous and transient hydrocarbon plastic bacteria. ठीक है, the regular turning of polluted soil together with adding water brings the uniform distribution of pollutant, nutrient, microbial degradative enzymatic activities. से कहानी वही है. तो इसमें क्या करो, आप ऐसे ऐसी लंबी लंबी रोज बना लेते हो और फिर वही उनको भी आप बार बार पलटते रहते हो, न्यूट्रिएंट डालते रहते हो, वो सब चीज़ें. तीसरा हो गया बायोरिएक्टर. बायोरिएक्टर से नहीं, बायोरिएक्टर उनको डिज़ाइन कर सकते हो, उसमें ट्रीट करो. ये इस टाइप की चीज़ जब कोई बहुत ही जिद्दी टॉक्सिक है तो जो और किसी मेथड से नहीं हो रहा, तब आप इनको यूज हो. बट ये बहुत कॉस्ट इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव मेथड्स हो जाते हैं. Bioreactors which can be applied in bioremediation strategies are tanks in which pollutant are converted by living organisms into a specific product following a series of biological reactions. In bioreactor mediated bioremediation, various operation modes are used like batch, fed batch, sequencing batch, continuous, multi-stage. हल्का सा अगर बता दूं तरीका क्या होता है. बैच का मतलब क्या होता है कि आपने एक क्या कहते हैं रिएक्टर में एक बॉक्स में सब कुछ डाल दिया, पॉल्यूटेंट, न्यूट्रिएंट और जो भी कंटेमिनेंट्स सब डाल दिया और छोड़ दिया उसको, ये बैच हो गया. फेड बैच में क्या होता है, बीच बीच में डालते रहते हो, नाम के बेसिस पे होता है. Polluted samples are fed into bioreactor either as dry solid or slurry to treat contaminated soil. This method can be applied to efficiently treat soil or water polluted with volatile organic compounds such as VOCs, ethyl methane xylenes, है ना. इन सब के लिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं. नाम से आप अंदाज लगने लगे कौन से मेथड में क्या हो रहा है. लैंड फार्मिंग क्या है? लैंड फार्मिंग इज ए फुल स्केल बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजी which generally combines liners and additional methods to control leaching of pollutant, है ना. यहाँ पे आपने लाइनर बना रखा है, ये वेस्ट मटेरियल आपने बिछा दिया, यहाँ सेंड फिल्टर है, वेस्ट मटेरियल है, रिटेनिंग वॉल तक इसके इधर ना जाए, इसके इधर नहीं जाए. इससे ऊपर माइक्रोब्स आपने डाल दिया जो भी आपका जिसको ट्रीट करना था, प्लस आपने माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट डाल दिए. जो लीचेट कलेक्ट होगा उसको आप यहाँ पे एक लीचेट कलेक्टर में ले जाओगे जिससे आप उसको ट्रीट करोगे. ठीक है, तो लैंड फार्मिंग इज ए फुल स्केल बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजी which generally combines liners and additional methods to control leaching of pollutant, which needs excavation and placement of the polluted soil, sediment and sludges. Contaminated and polluted media is applied to lined beds and periodically turned over to enhance aeration,
which improves bioremediation efficiency. ठीक है, नेक्स्ट फिर ये वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेथड है उनका आपको टेबल फॉर्म में दिया है, इनको जरा ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा सीख समझने में एक बार समझ लोगे, बहुत कठिन है नहीं कुछ। नैनो बायोरेमिडिएशन जो मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करी, हर जगह नैनो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो उसी तरीके पे तो नैनो टेक्नोलॉजी इज कैरेक्टराइज बाय माइक्रोस्कोपिक मैन्युफैक्चर पार्टिकल्स कॉल्ड नैनो पार्टिकल्स और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल, बहुत छोटे साइज 100 नैनोमीटर से की साइज। NSPs are atomic or molecular aggregate that can drastically modify their physicochemical properties. The technique where nanoparticles, nanomaterial are formed by plants, fungi, and bacteria with the help of nanotechnology, which are used to remove environmental contaminants from contaminant site, is called nanobioremediation. Nanoparticle used in bioremediation, heavy metals, contaminant site, ये कुछ नाम दिए गए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बहुत ही एडवांस बुक थी, उससे मैंने सब मटेरियल बुक में यूज़ किया था, तो यूज़ कर सकते हो आप, इस पर रिलाई कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है बायोरेमिडिएशन के? द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग बायोरेमिडिएशन आर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट से आप पॉल्यूटेंट को हटा रहे हो, है ना, बिकॉज इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस that is accepted by society as the best process for decontaminating soil or water. It is possible to completely break down toxic organic contaminant into non-toxic ones. Equipment demand are minimum compared to the other remediation technology. It can be executed as an in situ or ex situ method depending upon the condition. It is a cost-effective technology per unit volume of soil or groundwater compared to other remediation methods. Low technology equipment is needed. Bioremediation is perceived arbitrarily by society because it is a natural process. A complete breakdown of pollutant into non-toxic compound is possible because the process does not involve transferring contaminant to another environmental medium. ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ नहीं। डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस क्या हैं, इन पे जरा सा ध्यान दे लेना। मोस्ट सिग्निफिकेंट लिमिटेशन हैव बीन countered and it क्या क्या हो सकता है? Process is sensitive to toxicity level and prevailing conditions on the ground. Area monitoring to track the biodegradation rate of contaminants is advised. If an ex situ technique is practiced, managing volatile organic compound may be challenging. ठीक है, जो volatile organic compounds release होंगे. Treatment time is typically higher than that of the other remediation method. The range of contaminant that can be effectively treated is limited by biodegradable compound. जो कंपाउंड ट्रीट करो वो किस हद तक बायोडिग्रेडेबल है ना, जैसे कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल और अदर एरोमेटिक्स आर रिकैल्सिट्रेंट, वो जल्दी डिग्रेड नहीं होते, तो उनके बायोरेमिडिएशन नहीं हो पाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। Left residual levels can be too high, persistent and toxic. Performance evaluation are challenging because a detailed level of a clean site is not there. सब है ना, कुछ नहीं, and therefore performance criteria regulations are uncertain. तो ये कुछ limitations होगी, एक दो चीज़ें इसमें important है। क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से, क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करा लूँगा, जो भी एरियाज मैंने आज कवर करें, ठीक है ना, तब तक आप इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बायोरेमिडिएशन भी कंप्लीट हो गया है। जो क्लासिफिकेशन का जो फ्लो डायग्राम बना, तो उसको जरा सा दिमाग में रख लेना, जितनी टेबल्स दी हुई हैं, है ना, उसमें सब चीज़ें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करी गई हैं, तो उसको रीड कर लेना। बस आज का क्लास हम यहीं पे रोकेंगे।